फील कर देती है, ठीक है। आप एजुकेट कीजिए खुद को, अपनी पोटेंशियल को बढ़ाइए। यू विल डोंट हैव टू वेट समथिंग गोइंग टू बी वर्स्ट और व्हाटएवर जो भी चीज़ है। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप को किसी भी तरीके से अपने आप को पढ़ाई में एंगेज कीजिए, अपने करियर के लिए एंगेज कीजिए। कुछ भी हो, लेकिन करियर और एजुकेशन ये दोनों जो हैं वो अनबैलेंस तो नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको करियर पे ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, तुम में से ज्यादातर बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस बात को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा रूड लगेगा, लेकिन तुम में से ज्यादातर बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तुम में से ज्यादातर जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को देखकर फॉलो करते हैं। तुम्हारे टीचर तुमको समझा भी रहे हैं ना, लेकिन फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है तुम में से ज्यादातर बच्चों का कि आज भी अपने दिमाग को स्कूल में जो थे वो अभी भी स्कूल में ही हो, हायर स्कूल में आ गए हो, लेकिन कंपटीशन का लेवल अब तुम्हारा जो स्कूल लेवल से क्रॉस करके तुम्हारा नेशनल लेवल जा चुका है। लेकिन ये बच्चे अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, भले वो चीज सोचने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके आसपास का ये माहौल नहीं होता या फिर उनको इसी तरह से कोई गाइड नहीं करता। अब प्रॉब्लम कैसा है कि अगर हमारी टीम या हम लोग तुमको गाइड करते हैं तो हमारी बातों को वो बच्चे तवज्जो नहीं देते हैं। इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर तुम्हारे कान में हमेशा आज से लास्ट 15-16 साल से जो चीजें भरी जा रही है वो मैं 15-16 मिनट के स्पीच से कैसे हटा सकता हूँ। लेकिन ये चीज रियलाइज होता है बट काफी टाइम वेस्ट करने के बाद। तो तुमको लगता होगा कि 10th में तुम टाइम वेस्ट करते हो तो चलो लास्ट में 4-5 दिन पढ़ लिया और बाकी चीजें हो गई। तो सबसे तो इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ पर ये कंडीशंस नहीं होती है। यहाँ पे लास्ट की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो पढ़ाई है बहुत डिफरेंट होता है आपके 10th की पढ़ाई से। लेवल डिफरेंट हो जाता है, सिलेबस डिफरेंट हो जाता है, तो बच्चे जो होते हैं उस लेवल पे कैटर नहीं कर पाते खुद को। तो इम्पोर्टेंट ये है कि तुम सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी का मत सुनो। गूगल यूज करते हो, गूगल किया करो कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बिहार का रिजल्ट अनाउंस हो गया, आज गुजरात का रिजल्ट अनाउंस हो गया, वो बच्चे कब के शुरू हो गए हैं। उन्हीं के साथ एग्जाम में बैठना है, उन्हीं के साथ फाइट करना है। ऐसा थोड़ी कि तुमको महाराष्ट्र में फाइट करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ऐसा तो है नहीं कि तुमको महाराष्ट्र में फाइट करना है। तुम्हारे तो एग्जाम सारे ऑल इंडिया लेवल पे आने वाले हैं। अगर उस लेवल पे इंजीनियर, आईआईटीएन या डॉक्टर बनना है, अभी आईआईटीएन या डॉक्टर क्या होता है अगर ये बनना है तो ये देखो कि नेट में क्या होता है। अभी आप लोग को एक वीडियो में ये करूंगा, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीए फाउंडेशन जो है ईवाई फाउंडेशन है, उसने कल एक वीडियो रिलीज किया था कि सबसे ज्यादा जॉब लॉस करने वाले वो लोग हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। लेकिन ये बात तुम लोग को अकल में आएगी नहीं। रीजन क्या है? तुम्हारे घर के आजू बाजू पड़ोसी पड़ोसी ये लोग क्या बताएंगे तुमको। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी ऑर्गेनाइजेशन जो कल एक रिलीज किया था वीडियो, उसमें क्लियरली ये बोला था कि सबसे ज्यादा जॉब लॉस करने वाले कॉमर्स वाले हैं। लेकिन ये तो तुम लोग के दिमाग में बिल्कुल भी बात नहीं आने वाली है, तुम्हारे दोस्तों के बिल्कुल भी दिमाग में बात नहीं आने वाली कि उनको तो पता भी नहीं है ईवाई फाउंडेशन होता क्या है। जिसको दिक्कत है वो नेट पे सर्च कर लो, गूगल है ईवाई फाउंडेशन क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीए फाउंडेशन है। तो उन्होंने बोला था कि कमर्शियल सेक्टर में जॉब का एक बहुत बड़ा जो है अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है, इसके लिए वो एक उन्होंने पेपर रिलीज किया था, उसी से रिलेटेड था वो। लेकिन अभी बच्चों को तो कुछ समझ में आता नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि उनको पता है ईवाई फाउंडेशन क्या है। आप लोग को ये चीजें समझ में नहीं आती। रीजन क्या है? आप ये सोचो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप ये सोचो कि एक डॉक्टर के परिवार के बच्चा अभी क्या कर रहा होगा, ये सोचो। क्योंकि तुमको डॉक्टर बनना है, तुम ये सोचो कि तुमको एक डॉक्टर क्या एडवाइस दे रहा है। होता क्या है कि तुमको बनना है डॉक्टर और तुम एडवाइस किससे लेते हो? किसी सड़क छाप आदमी से जो डॉक्टर का डी भी नहीं जानता है। तुमको जाना है आईआईटी, लेकिन तुम एडवाइस किससे लोगे? वो बंदे से एडवाइस लोगे जो साइंस में मुश्किल से पास हुआ है या खुद उसने कुछ करा नहीं है, वो तुमको एडवाइस देगा। अरे यार, जिससे एडवाइस लेना है, जिसके लायक बनना है, तुम बोल रहे हो डॉक्टर बनना है तुम्हें, तो तुम उस परिवार से तुलना करो ना कि एक डॉक्टर के परिवार का बच्चा क्या कर रहा होगा। तुम ये सोचो ना। तुम ये क्यों सोचते हो? मतलब मुझे ये चीज अक्ल में नहीं आती। मेरे को मुझे बनना है डॉक्टर और मैं सोच क्या रहा हूँ, मेरी एक्टिविटी कैसी है? मेरी एक्टिविटी उन लोगों की तरह है जो सड़क छाप है। आई डोंट नो। मुझे तो ये नहीं समझ में आता इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी तुमको बनना है डॉक्टर और तुम उस दोस्त का बात सुन रहे हो जो जिसको पता है कि उसने कुछ करने वाला नहीं है। वो शुरू से टाइम पास किया है और आज भी टाइम पास ही कर रहा है और तुम उससे इन्फ्लुएंस्ड हो। ये कहाँ की समझदारी है? ये तो मुझे नहीं समझ में आता। ये तो भाई तुम लोग को सलाम है, मतलब तुम्हारी इंटेलिजेंसी का। फिर आती है कोरोना है, नेगेटिविटी है। अरे यार, जो तुम देखो नेगेटिविटी में तुम्हारे मॉम डैड तुमसे मल्टीपल टाइम्स एक्सपीरियंस है।
वो इन चीजों को लेके चल रहा है ना, तुम्हारे परिवार वाले तो लेके चल रहे हैं ना चीजों को, तो तुमको उतना कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। तुमको सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस करना है। और कैरियर पे फोकस क्या है कि तुमको मेडिकल और इंजीनियरिंग, तुम अपना वो देखो, वीडियोस देखो और इन चीजों को देखो कि तुम आने वाले टाइम में तुम कितना अच्छा जॉब ले सकते हो। अगर तुम लिटरली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कोरोना का टाइम सबसे अच्छा टाइम है तुमको सीखने के लिए कि इन फ्यूचर अगर इस तरह का प्रॉब्लम बाद में भी अगर कुछ आता है तो तुम उस लायक बन के रहो कि तुमको वो जो चीजें हैं वो प्रॉब्लम में ना आए। ओके, सो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ना कि ये कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा बाजू वाला क्या कर रहा है। अरे तुमको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तरह सोचो, उस फैमिली की तरह सोचो जिसके फैमिली में 10 डॉक्टर हैं, उसके घर का बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के साथ तुम एग्जाम में बैठने वाले हो, तो उनको भी वही पेपर आएगा जो इनको पेपर आएगा। मुझे तो अजीब लगता है। और सुनो, एक और बात, ये लास्ट बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है। एक और बात, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं पढ़ता था ना, 10th जब पास किया था, ठीक है, तो मेरा दोस्त अगर मुझे बोलता था कि भाई अभी चलना खेल के आते हैं या मेहनत जो भी करना है, मैं अपने दोस्त को बोलता था कि चलना पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा दोस्त उसमें से मेरे बहुत सिलेक्टेड दोस्त ही बने। क्यों बने पता है? अब वो मेरे को बोला खेलने चलने के लिए और मैंने बोला कि पढ़ने चलो, तो मैं कैसे हार सकता हूँ उससे? वो अगर मेरे लिए पढ़ने नहीं आ सकता है तो मैं उसके लिए खेलने कैसे जा सकता हूँ, जबकि उसे भी पता है कि पढ़ना ज्यादा जरूरी है खेलने से। तो तुम सोचो कि तुम कैसे बन रहे हो। अगर तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि चलना खेलने चलते हैं और तुम उसको बोल रहे है कि नहीं चलो वो काम करने जाते हैं, तो तुम ये मान के चलो कि तुम जिंदगी भर फॉलोअर ही रह जाओगे। आज अपने फ्रेंड की बात सुन रहे हो, कल के किसी और की बात सुनोगे, कल के बॉस की बात सुनोगे, कल के किसी और की बात सुनोगे। तो अगर वो मेरा अच्छा दोस्त है तो मेरे कहने पे पढ़ने आएगा, ठीक है, और उसको भी पता है पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो ये चाहता है कि मैं खेलने जाऊं तो ये नहीं हो सकता। मैं डिसाइड करूंगा मुझे जाना है कि नहीं जाना है। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप वो डिसाइड करो। किसी को फॉलो करने की कोशिश मत करो, और फॉलो ही करना है तो नेट सबके पास है। अटेंड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है नेट पैक तो होगा ही। गूगल करो कि एक डॉक्टर के फैमिली का बच्चा क्या कर रहा है, एक आईआईटीएन की फैमिली का बच्चा क्या कर रहा है, एक बड़े टॉप पोस्ट के बच्चे के क्या कर रहे हैं, या किसी की फैमिली में ऐसा है भी तो वो आगे के लोग कैरियर के लिए कैसे सोच रहे हैं। हमारे आईसीएससी के बैच में 53 बच्चे जो हैं रेगुलर लेक्चर अटेंड करके चीजों को अलग लेवल पे लेके जा चुके हैं। आज भी यहाँ पे बच्चे ज्यादातर ट्रायल चीजें चल रहे हैं। कसम से बोल रहा हूँ, मतलब सलूट है तुम लोग को, सलाम है। चलो आगे चलते हैं, हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को ये मजाक लग रहा होगा लेकिन तुम इस सीरियसली देखो। और कोरोना के टाइम में सीखने के लिए बहुत अच्छा वक्त है कि तकलीफ क्या होती है, ठीक है, और कैसे पढ़ाई करना होता है, ताकि तुम्हारा आने वाला जनरेशन इस तरह की तकलीफ के लिए रेडी रहे। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं, मुझे तो स्टार्ट करना है क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो चलो आज हम स्टार्ट जो करने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम तो पहले से पढ़ा ही रहा था, मैं पैराबोला स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहले ये बताओ कि स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। पहले ये बताओ स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। तो हम जो पढ़ रहे थे पैराबोला को हम इन डिटेल्स लेके चलते हैं। जो थोड़ा सा मैं सेटअप कर लूँ, बस मुझे 2 मिनट देना, मैं सेटअप कर लेता हूँ फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलो मैसेज चेक कर लो, मैं स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। विजिबल। नाउ विल स्टार्ट द थिंग्स। गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। हाँ टाइम इंक्रीज हो रहा है बच्चा। खुशी, तुलसी टाइम इंक्रीज हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो हमने जो पढ़ रहे थे, जिन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, वो टॉपिक क्या था उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। जो टॉपिक क्या था उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पैराबोला। और मैंने सबसे बड़ी बात ये बताई थी, तो चलो थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं और रिलैक्स होकर फिर बहुत ही बढ़िया से पढ़ते हैं आज का एक मजेदार सा टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? पैराबोला, ठीक है। जैसे अगर डे टू डे लाइफ में देखा जाए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैराबोला जो या जो भी कर्व जो था
जो उसके इन्वेंशंस हुए थे, उसके इन्वेंशंस के पीछे कैसा था कि वो एक पर्टिकुलर लॉजिक था। लेक्चर के पीछे का पर्पस क्या है? हमारे लेक्चर के पीछे जो हम किस एजेंडा को लेके चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, हमारा एजेंडा ये है कि हमने जो 10th में पढ़ा था, ठीक है, वो 10th की पढ़ाई जो है अब वो कैसे रिलेट हो रही है इन चीजों के साथ, और 10th में मेरे टीचर ने ये सारी चीजें क्यों पढ़ाया। हमारा मेन एजेंडा ये है ताकि मैं जाके इसका अप्लीकेशन कर सकूं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चों को पता होता है मैथमेटिक्स की चीजें, बच्चों को पता होता है बाकी सारी चीजें, लेकिन वो उसका एप्लीकेशन नहीं जानते हैं, इस वजह से वो समझ नहीं पाते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो मैथमेटिक्स के ग्राफ का होता है। अगर आपको आपको ग्राफ के बारे में समझना है, तो ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टर्म को समझने के लिए, रिलेट करने के लिए। जैसे आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर ग्राफ है, कोरोना का जो कर्व है वो बहुत पॉपुलर है। उस आधार पे बोला जाता है कि आज अगर 2.5 लाख है तो एक सप्ताह बाद 3 लाख हो जाएंगे, क्योंकि वो कर्व बेसिस होता है आपको। इसी टाइप में, इसी कर्व का अलग अलग टाइप जब हमने पढ़ना शुरू किया, तो हमारे लिए सबसे इजी वाला जो कर्व था, जो सबसे पहले बताया गया था, वो कर्व था स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने पढ़ा और उसके ग्राफ को देखा, उसके इक्वेशन को देखा, उसको समझा। उसके बाद हमने दूसरा कर्व पढ़ा सर्कल के बारे में, और सर्कल के बारे में पढ़ा हमने, सर्कल का इक्वेशन देखा, फिर देखा सर्कल बनता कैसे है। उसी फैमिली का एक पार्ट है पैराबोला, ठीक है। बात आती है पैराबोला, जो सबसे पहले किसी ने देखा, वो एक नेचुरल जो रिक्वायरमेंट्स था, नेचुरल जो विजुअलाइजेशन था, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पैराबोला का स्टडी स्टार्ट किया गया। इसमें एक बड़ा ही मेजर रोल गैलीलियो को जाता है। पैराबोला एक स्ट्रक्चर था, जैसे कि फाउंटेन से वाटर का निकलना, एक आप बॉल को थ्रो कर रहे हो तो बॉल की ट्रेजेक्टरी का बनना, या फिर जो क्रैकर्स हैं, जो स्काई क्रैकर्स हैं, उनके ब्लास्ट होने के बाद उनकी ट्रेजेक्टरी, ये सब के सब पैराबोलिक स्ट्रक्चर है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि ठीक है, अगर ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर है तो इनका इक्वेशन क्या होगा, कैसे होगा, कैसे दिखेंगे, जानने की क्या जरूरत है। तो चलिए हम देखते हैं इसका इक्वेशन क्या होगा, कैसे दिखते हैं। अभी आपने देखा ये बास्केटबॉल का है, ये बास्केटबॉल की थ्रोइंग है, ये सब सारी चीजों के बारे में हमने देखा था। अब हम बात करेंगे पैराबोला कैसे क्रिएट होता है, इसका मतलब क्या होता है, और फिर आगे इसको डिफाइन कैसे करना होता है, ठीक है। तो अभी हम दो तरह की चीजें जो है अपने पास, उन दोनों के हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। देखो, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, या जो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारा जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे टर्म्स जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे टर्म्स जो है वो एक नेचुरल फिनोमेनन है। ये सारे के सारे जो है आपके नेचुरल फिनोमेनन है। जैसे मैं इसके बारे में थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आपको कि ये क्या है। बेसिकली आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक गेम तो खेला ही होगा, तो चलो मैं उस गेम के बारे में बात करता हूँ और फिर देखता हूँ वो गेम जब खेला तुमने तो क्या हुआ था। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आपने गेम खेला तो क्या हुआ, और गेम खेलने के बाद क्या क्या होने वाला है। जैसे आपने ये देखा होगा, अपने बचपन में गेम खेला होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे जो है पायलट बनने का सपना देख रहे हैं। तो अगर वो पायलट बनने का सपना देख रहे हैं, अगर उनको किसी मिशन पे जाना है, तो किस तरह से थ्रो करेंगे कि वो पर्टिकुलर जो ट्रेजेक्टरी है, वो जो निशान दिख रहा है, वो जो हिंट दिख रहा है, चाहे वो बॉम्ब को गिराना हो, या फिर उनको फूड गिराना हो, या कुछ भी सप्लाई करना हो, या फिर वो गेम डिजाइन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह, या फिर बहुत सारे जो पार्ट है वो मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें जो है, ये हमारा वो नेचुरल फेनोमेनन है। सो ये जो है वो हमारा नेचुरल फिनोमेनन है। तो आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? अगर किसी बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, यस, ज्यादातर बच्चों ने जवाब दिया उनको स्क्रीन दिख रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, आपको स्क्रीन दिखेगा, या थोड़ा सा नेटवर्क आप। तो हमने ये देखा, ये जो हमारा जो नेचुरल फेनोमेनन, ये जो दिख रहा है, इन सारे नेचुरल फेनोमेनन को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करें, तो अब ये जो है हमारे पास नेचुरल फेनोमेनन आया, और इन सब नेचुरल फेनोमेनन से हमें देखना है इस ये कैसे काम करता है, इसका नेचर कैसे होता है, इसको कैसे डिफाइन करें। ये सारी चीजें जो है ये हमारा मेन टारगेट है, और इसी को हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और इसी को हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे। अब हम इसके नेचर और बाकी सब चीजों के बारे में देखते हैं
कि क्या होता है। तो अब नेचर को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे कर्व के बारे में देखा उन्होंने, तो इस पर्टिकुलर टाइप का जो ट्रेजेक्ट्री आया, उस ट्रेजेक्ट्री का नाम दिया गया पैराबोला। इस ट्रेजेक्ट्री का क्या नाम दिया गया? पैराबोला। पैराबोला के बारे में हमने बहुत सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। तो अभी पैराबोला तो पहली बार सुन रहे हैं, पैराबोला तो पहली बार सुन रहे हैं। क्या मैं पैराबोला के बारे में जानता था पहले? चलो देखते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, और वो ग्राफ है, जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ है y = x²। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपको मैंने बोला था इनपुट और आउटपुट लेके, नहीं आप बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आपको मैंने बताया है, लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग तरीके का होगा। ओके, सो तो चलो हम आगे। नहीं नहीं नेहा, कल रिजल्ट नहीं आएगा। y = x² का अगर आपने ग्राफ देखा तो ग्राफ की ट्रेजेक्ट्री हमारे पास ऐसे आ गई। y = x² का ग्राफ, जो ग्राफ की ट्रेजेक्ट्री थी वो इस तरह से आई, वो मैंने आपको बताया था कि कैसे देखना है। अगर इसी जगह आपने y = -x² का ग्राफ अगर आपने बनाया था, तो y = -x² का ग्राफ आपको याद होगा, ये जो ट्रेजेक्ट्री आई थी वो ऐसे आई थी। कोई बच्चा जो पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहा है उसके लिए कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है। वो सिंपल क्या कर सकता है कि वो इनपुट और आउटपुट लेके जा सकता है। यहाँ पर आप x की वैल्यू रखिए, यहाँ पे y की वैल्यू रखिए, जो जो आप x की वैल्यू, सिर्फ आप 3 वैल्यू लेके चलो। पहला वैल्यू -1 रख लो, तो x की वैल्यू जब आप -1 का स्क्वायर रखोगे तो ये आ जाएगा आपका, आप -1 का स्क्वायर रखोगे, देखेंगे आप जरा, y = x² है, आप -1 का स्क्वायर रखोगे, यहाँ पर y -1 होगा, यहाँ पे 0 का स्क्वायर रखोगे ये 0 होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे ये 1 हो जाएगा। ये सारे पॉइंट को आप 3 पॉइंट को लोकेट कर लो, -1 पे -1 पे -1, 0 पे 0 एंड 1 पे भी -1। ये 3 पॉइंट को लेके जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम बोलते हैं पैराबोला। ये सारी चीजें जो है हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, जान रखा था, समझ रखा था। अब हम थोड़े से, ये बहुत ही इजी था। अब बात ये आती है कि ठीक है, सर ने मेरे को पैराबोला के बारे में बताया, ये y = x², ये देखने में सेकंड डिग्री इक्वेशन है। डिग्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। मैक्सिमम पावर 2 है। आप में से ज्यादातर बच्चों ने मैक्सिमम पावर 2 है के बारे में जब बात किया गया था, तो उस वक्त उनको याद आया होगा कि मेरे टीचर ने मैक्सिमम पावर 2 के बारे में एक बताया था, और वो 10th के टीचर ने मैक्सिमम पावर 2 के बारे में बताया था कि ये क्वाड्रेटिक होगा। 10th के टीचर ने आपको बताया था कि मैक्सिमम पावर 2 है तो इक्वेशन कैसा रहेगा? क्वाड्रेटिक होगा। आपको याद है कि नहीं है? मैक्सिमम पावर 2 है तो आपका इक्वेशन कैसा होगा? क्वाड्रेटिक होगा। आपके टीचर ने बताया था, राइट है। और टीचर ने मुझे ये भी बताया था कि सर टीचर ने हमें ये भी बताया था कि कोई भी इक्वेशन y = ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में लिखा रहे, y = ax² प्लस bx प्लस c के टर्म में लिखा रहे, तो ये हमारा जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहाँ क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है? इसलिए मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ क्योंकि आप ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यही आपका मैक्स पावर है। ये 10th के टीचर ने आपको समझाया था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, टीचर के इस बातों को लेते हुए इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर चल के देखते हैं कि क्या होता है कहानी में, आगे ट्विस्ट कैसा है, ठीक है। तो चलिए हम फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक नेचर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा आगे आते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हुआ। अब 10th के टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था, 10th के टीचर ने मुझे जो पढ़ाया था उसके बारे में बात करते हैं। 10th के टीचर ने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, और आपने उसको एक्सेप्ट भी किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y = जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो चलो हम एक एग्जांपल लेके करते हैं, और क्या एग्जांपल है जरा वो देखते हैं। एग्जांपल है आपके पास, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल लेके चलते हैं आगे। तो एग्जांपल में हम लेते हैं बच्चा, कोई एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज y = मैंने लिखा आपको x² प्लस 3x प्लस 2। सपोज मैंने ये एग्जांपल लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास दो तरह की चीजें, एक जो है इसका दो पार्ट मैं बनाता हूं। एक वाला जो पार्ट बनाता हूं वो 10th वाला पार्ट बनाता हूं, 10th में आपके टीचर ने क्या पढ़ाया था, ठीक है। हम सबसे पहला जो पार्ट बना रहे हैं, आपके 10th में टीचर ने क्या पढ़ाया था। और 10th में टीचर ने बोला था कि बच्चा मेरा ये बता दे कि अगर ये x² प्लस 3x प्लस 2 = 0 हो
y की वैल्यू 0 हो सकती है ना, x की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो y की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल। तो अगर 0 हो तो इसका क्या रूट होगा? आप में से ज्यादातर बच्चे चाहे किसी भी बोर्ड के हो, तो आपने ये लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 10th वाले टीचर का बात बता रहा हूं मैं, 10th वाले टीचर ने क्या क्या निकलवाया था। हाँ, बात ये नहीं बताया था कि सर ने ये नहीं बताया था कि इसको पैराबोला बोलते हैं, हम ये देखेंगे कि इसको पैराबोला कैसे बोलते हैं। तो x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 यहाँ पे ले लोगे, ये आ जाएगा x प्लस 2, आप सबको याद होगा, जस्ट 10th करके आ रहे हो तो सबको याद होगा। यहाँ से x की 2 रूट आती है तो आपको आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। जरा देखेंगे ये 10th के टीचर ने आपको है ना बड़े प्यार और मासूमियत के साथ आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब मैंने जब आया तो मैं बोला कि बेटा इसका ना ग्राफ ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ करो तो जरा बच्चा इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो आप बोलोगे सर ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, अगर ये y और x है तो सर ये बहुत सिंपल सा तरीका है, जरा ध्यान देंगे। सर अगर ये y और x है तो ये जो x वाला जो टर्म है सर वो इनपुट होता है और ये जो y वाला टर्म जो होता है वो आपका आउटपुट होता है। मैंने बोला ओके। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे एक चार्ट बना लोगे, सबको समझ में आना चाहिए चीजें। आप एक बड़े प्यार से मासूमियत के साथ यहाँ पे एक चार्ट बना लोगे और ये रहा हमारा चार्ट, ये रहा x और ये रहा y। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर करके देखते हैं कि हमारा क्या क्या आ रहा है। 3 ही वैल्यू लेके चलते हैं, ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम x की वैल्यू जो है यहाँ पर हम लिखते हैं -1। तो आप यहाँ पर लिख के देखेंगे इस वाले टर्म पे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह अब आप y की वैल्यू निकालो। y इक्वल टू क्या निकालोगे, जरा ध्यान देंगे जरा जनाब। y इक्वल टू जब निकालेंगे तो आप लिखोगे -1 का स्क्वायर, यहाँ पे है ना भाई -1 का स्क्वायर, ये देखो ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। तो आपको कितनी वैल्यू आई, जरा वैल्यू पुट करके देखो। तो आया 1 -3 प्लस 2। सो नाउ दिस बिकम्स 0। मतलब आपने x की वैल्यू जब -1 रखी तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 0। ये सबको समझ में आ गया होगा, राइट? ठीक है, अब हम x की वैल्यू कुछ और रखते हैं और जरा देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आता है। चलिए x की वैल्यू कुछ और रखते हैं, x की वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या होता है। चलिए जरा ध्यान देंगे आप। अब आप x की वैल्यू जो है बिल्कुल अपवर्ड ग्राफ बोला सही में, तुलसी ने सही बताया आपने। अब x की वैल्यू जो है हम यहाँ पे 0 रखते हैं। जब आप 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस, तो ये हो जाएगा 2। और सिमिलरली आप यहाँ पे अगर 1 रखते हो तो आएगा 1 प्लस 3 एंड 1 प्लस 3। यहाँ पे 1 रखो ना तो कितना आएगा, y की वैल्यू 1 रख के देखो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा ना आपका। 3 प्लस 1 तो ये आ गया 6। तो ये आपको इतनी वैल्यू तो आती ही होगी, ये वैल्यू आ गई आपको। तो हमारा पर्पस क्या है, क्यों पढ़ाया गया 10th में क्वाड्रेटिक, इन चीजों के बारे में लेके देखते हैं कि क्या है। अब अपने पास जो मौका है वो मौका है ग्राफ बनाने का। और ग्राफ बनाने जब हम इसका चले तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, जरा ध्यान देंगे आप। चलिए लुक एट हियर, इसका देखेंगे आप। ये जो इंटरसेप्ट है ये रहा 2, ये 0 पे 2 रहा, ये रहा y, यहां पर ले लेते हैं 6। जरा ध्यान देंगे जनाब, सुनेगा, लुक एट हियर बच्चा, इसको ध्यान देगा जरा। बहुत ही सिंपल होता है। तो ये जो ग्राफ आप वैल्यू प्लॉट कर करके रखोगे, -1 जब है तो इसकी वैल्यू है 0। जरा ध्यान देंगे, x की वैल्यू यहां पे रखेंगे, जरा इसको उठा के इधर कर दूं। x की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे रख दिया -1, ठीक है। और यहां पर रख देता हूं मैं, ये जो वैल्यू रख देता हूं, ये 0 पे 2 आ गया और ये 1 पे ले लेता हूं, ये 1 पे आ गया 6। तो देखो आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है। फिर से मैं एक बार और ग्राफ बना देता हूं मैं, ये सब देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ग्राफ आपको, राइट? अब ये देखो, सुनेगा जरा। अब यहाँ देखो ये बच्चा, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बड़े प्यार से समझाता हूँ, यहाँ ध्यान देना। ये देखो ये x की वैल्यू जो है ना यहाँ पर -1 है,
और तुम देखो यहाँ पे -1 जो है वो रूट निकाला था। कब निकाला था? जब तुमने y की जो वैल्यू है वो 0 करी थी। तो जरा देखो, जब ये -1 है तो y की वैल्यू यहाँ पर तुमको दिखेगी, y जो है, y एक्सिस जो है यहाँ पे 0 है। अच्छा देखो, जब एक और रूट यहाँ पे दिख रहा है -2, तो देखो ये वाला जो होगा ना -2 होगा। फिर से यहाँ पर जो -2 जो है वो जो रूट है, उस रूट पे जब तुम y की वैल्यू चेक करोगे ना तो तुमको जो आएगा 0 होगा। अगर किसी को भरोसा नहीं है तो चेक करके देख सकता है यार। अगर मान लो कि तुम में से किसी को भरोसा नहीं है, मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ मैं तुमको, जरा ध्यान दो। मैं ये y की वैल्यू जो है ना -2 पे डाल के देखता हूँ। देखो तो आप कैसे लिखोगे, -2 का स्क्वायर +3 इंटू -2 +2। जरा इसको सॉल्व करके देखो तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा +4 -6 +2। देखो 6 - 6 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 हो गई। ये देखो y की वैल्यू 0 हो गई कि नहीं हो गई? तो ये 2 रूट हो गए। और 10th में जो चीज बताया गया था, क्वाड्रेटिक बताया गया था, अब मैं तुमको अगर ये बोलूं ये जो क्वाड्रेटिक है यही पैराबोला है, तो तुमको इस बात में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये जो क्वाड्रेटिक है यही क्या है? पैराबोला है। जो 10th के टीचर ने पढ़ाया था, ये जो क्वाड्रेटिक है वही पैराबोला है। ये जो क्वाड्रेटिक है यही पैराबोला है, और यही 10th के टीचर ने आपको समझाया था। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? तो आपके 10th के टीचर ने क्या समझाया था? ये जो पैराबोला है यही क्या है? आपके टीचर ने क्वाड्रेटिक समझाया था। आज मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक है यही पैराबोला है, और आपको ये चीज समझ में आ गया। यस, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 2 होगा। x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2। तो देखो ना, ये वाली वैल्यू x पे है। तुलसी बच्चा आप देखो, बिल्कुल सही है। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 है। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, x की वैल्यू यहाँ 0 है तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये इंटरसेप्ट ऐसे करेगा। अब बात आती है कि सर आपने ये क्यों पढ़ाया? अब थोड़ा सा उल्टा सोच के देखो कि तुम क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो। देखो, सबसे पहली बात है कि इस तरह के ग्राफ के जो है वो इन्वेंशन हुए। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के ग्राफ के इन्वेंशन हुए, राइट है? ये ग्राफ का इन्वेंशन हुआ। तो जब ग्राफ का इन्वेंशन होने के बाद इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन देखें, ठीक है? और इसी का ये पैराबोला और बाकी सब टर्म था। और ये इसलिए देखे क्योंकि इससे मुझे ये वाली पढ़ना था कि ये जो है प्रोजेक्टाइल जो होता है वो कैसे होता है। जैसे ये ग्राफ ऐसे ऊपर है, इसी ग्राफ को अगर मैं नीचे कर दूं, इसी ग्राफ को अगर मैं नीचे कर दूं, तो जानते हो क्या हो जाएगी कहानी? ये कहानी एकदम से उल्टी हो जाएगी, ठीक है? ये ग्राफ जो होगा उल्टा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बोलेंगे बच्चा? डाउनवर्ड पैराबोला। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम इन चीजों को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आप लोगों को समझ में आया ये सारी चीजें? अगर समझ में आया तो बोल दो हाँ, डिफिकल्ट लगा तो भी बोल दो हाँ, एक बार देखा जाए। जानवी को समझ में आया, और किसको किसको समझ में आ रहा है? संगम को भी समझ में आया, कमाल को भी समझ में आया, सब पार्ट सबको समझ में आ गया। कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? 10th के टीचर की बात, अरे इकरा को भी समझ में आया, सबको समझ में आया कि 10th के टीचर ने उनको क्या पढ़ाया था और क्यों पढ़ाया था। अब जरा ध्यान दो, अभी तक जो है हम पैराबोला जो था, कोई भी पैराबोला दे रहे थे हम, जरा ध्यान देंगे आप। अब पहले ना मैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करता हूं। अब मैं आपको ना पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करता हूं कि आपके 10th के टीचर ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या सिखाया था। और फिर क्या होगा ना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके 10th के टीचर ने सिखाया था, उस 10th के टीचर ने अगर ग्राफ भी बनाना सिखाए, अब जो टीचर तुमको 10th के ग्राफ बनाना सिखाएंगे, ठीक है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें यूज कैसे करना है, पत्थर को कैसे फेंकना है, मिसाइल को कैसे मारना है, पायलट कैसे चलता है, ये पार्ट मैथमेटिक्स का भी है और ये पार्ट फिजिक्स का भी है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन वाला पार्ट आपको आना चाहिए। तो चलिए हमें ध्यान देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ी बात थी वो कुछ ये थी, अगर कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया रहे, तो आप ये बोलते हो कि सर ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी जो रूट है x की वो मैक्सिमम रूट है, और मैक्सिमम रूट जो है वो आपका कितना है? 2 है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर मैक्सिमम रूट हमारा 2 रहे तो हम क्या बोलते हैं कि वो x की मैक्सिमम रूट अगर 2 रहे तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड का मतलब होता है 2, तो क्वाड का मतलब हुआ 2, इसलिए हो गया क्वाड्रेटिक। ओके, सो व्हाट, तो इसमें क्या क्या कंडीशन था जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? तो दो चीजें थी कि x की मैक्सिमम रूट आ गई यहाँ पे 2 होनी चाहिए, और एक और कंडीशन थी, दूसरा कंडीशन था
कि ए का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आपको बताया गया ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए? कि मान लो अगर इफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए, सपोज अगर ए इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो जब आप इक्वेशन लिखोगे ax स्क्वायर, जरा ध्यान देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जब आप लिखोगे तो ax स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा bx प्लस c, और bx प्लस c जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो इसका बिल्कुल सही है, स्क्वायर भी 0 नहीं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, अलग से क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा। मैं इसको साइड में बता रहा था, मैं ये मान के चल रहा था कि आपको बताया गया है, लेकिन मैं फिर भी एक बार और बताना चाहूंगा। तो आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो शर्त है। सबसे पहला जो हमारा जो शर्त रखी गई है वो ये रखी गई है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, मिसाइल बनाना है, या हमें पायलट बनना है, या इंजीनियर बनना है, या कुछ भी बनना है, तो ये सारी चीजों का यूज आता है। साइंस अगर पढ़ना है तो क्वाड्रेटिक पढ़ना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो है वो नेचर में दिखता है। चलिए हम बात करते हैं अब इसमें। तो टीचर ने हमें दो बताया था कि आपका एक्स का मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, ऐसे लिख देता हूं मैं, पहली कंडीशन है मैक्स पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ये आपके 10th के टीचर ने बताया होगा, ये मैं 100% श्योर हूं कि बताए ही होंगे आपके सर ने। दूसरा जो था कि मान लो ए इज नॉट, दूसरा जो है ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो उसमें से कुछ बच्चे ये वाला टर्म देखो जरा क्या होता है। अगर मैं इस वाले टर्म को सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस बी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म देखो 0x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 0। अब ये bx प्लस सी, अब इसका मैक्सिमम पावर कितना रहा, मैक्सिमम पावर 2 थोड़ी है, इसका मैक्सिमम पावर 1 हो गया, और ये मैक्सिमम पावर अगर 1 हो गया तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे बच्चा? स्ट्रेट लाइन। इसलिए क्वाड्रेटिक का जो दो कंडीशन होता है, मैक्सिमम पावर शुड बी 0 फर्स्ट थिंग, एंड द सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अपने से बहुत सारे बच्चों को मैं ये सिखाने वाला हूँ आज के दिन में कि कैसे क्वाड्रेटिक को फटाफट स्केच करते हैं, कैसे। लेकिन इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक के थोड़े रूल्स जानने पड़ेंगे, और क्वाड्रेटिक के रूल जानना बहुत जरूरी है। देखो सबसे बड़ी बात है, बात आती है कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि मैथ पढ़ा रहे हो? मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं फिजिक्स का वो पार्ट पढ़ा रहा हूँ जो मैथ के साथ यूज होता है। तो फिजिक्स क्या है, पहली बात बता दूं, ये 10th नहीं है कि जहां पे तुमको फॉर्मूला रटाया जा रहा है। अगर कोई भी जगह पे तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला रटाया जा रहा है तो समझ जाना कि तुम्हारे साथ वो गलत किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के जितने भी टॉप जगह है जहां पर बच्चों को रैंक आती है इंजीनियरिंग में और मेडिकल में, वहां पे पहले फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जाता, वहां पे पहले एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। तो आप पैराबोला बता रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ खींचा तो पैराबोला आया। क्यों पैराबोला आया? अभी ये देखना है पैराबोला का कैरेक्टर क्या होता है। तो पैराबोला क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि नेचर में फिजिक्स से रिलेटेड जो भी है, पत्थर फेंकना फिजिक्स में आता है, मिसाइल फेंकना फिजिक्स में आता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो सब फिजिक्स में है, उसका एप्लीकेशन करना है। तो एप्लीकेशन अभी सीखना जरूरी है, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कहीं भी अगर आप ये देख रहे हो कि डायरेक्टली आपको फॉर्मूला रटाया जा रहा है तो भूल जाओ कि तुमसे फिजिक्स कभी समझ में आने वाला है और होने वाला है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साइंस को बदनाम करके रखा है कि साइंस डिफिकल्ट होता है। चलिए हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखने में मैथ लग रहा होगा लेकिन है फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट। चलिए आप देखते हैं। अब अपन लोगों ने यहाँ पे बताया कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपको सबसे पहले बताया गया था इसके बारे में, जो पहली इंफॉर्मेशन दी गई थी वो दी गई थी 2 रूट्स। अब बात आती है कि दो रूट क्या है, तो आपने बोला था कि सर अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट हो गए, ठीक है। अल्फा एंड बीटा जो है वो दो रूट होते हैं।
तो ये जो 2 रूट्स हैं, इसके भी कंडीशंस के बारे में आपको बताया गया था, ठीक है। तो इनके जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या है, जरा ध्यान देंगे। तो रूट का मतलब क्या होता है। अब दूसरी बात आती है, रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब क्या होता है, वेयर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। मान लो कि अगर मैंने इसको, देखो आप, सपोज आपने इसको y किया है और अब आप 0 से इवैल्यूएट करते हो, तो किसी भी चीज का मतलब होता है कि रूट का मतलब होता है कि जहां पे वैल्यू ऑफ y जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो अब वैल्यू ऑफ y 0 होने का क्या मतलब हुआ और क्यों लिया गया, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलो, पैराबोला में ये बात कहां पे आती है कि वैल्यू ऑफ y जो है वो 0 हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं वैल्यू ऑफ y 0 कैसे हो गए। सपोज आपने एक पैराबोला बनाया, सपोज आप एक पैराबोला बनाते हो, लेट गो विद दिस। सपोज आपने ये पैराबोला बनाया, ये देखो, ये x है, ये रहा y। बात समझ में आया कि नहीं आया। देखो x जो है यहाँ पे 2 पार्ट पे इसको कट कर रहा है, x जो है इसको 2 पार्ट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। और इस दोनों जगह पे जो है, सपोज ये मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, ये 2 पार्ट है, ये दोनों जगह पे यहाँ पर जो है आप देखोगे y की वैल्यू जो है, यहाँ पर देखो ये 0 है ना, y की वैल्यू बच्चे यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 और यहाँ भी y की वैल्यू 0 है। तो जहां जहां y की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, वो वाला पार्ट जो होगा उसको आप रूट बोलोगे, और उसी पार्ट को आपने बोला कि सर ये अल्फा है और ये क्या है, आपका बीटा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने जो रिप्लाई किया आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं वो बता दूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब आप पत्थर फेंकोगे तो ये जो पैराबोला होगा, जो ऐसे जा रहा था वह ऐसे उलट जाएगा, क्योंकि जो तब तुम पत्थर फेंकते हो तो तुम्हारा पत्थर जो है वो ऐसे ही चलता है, और यही जो पैराबोला है। फिर इसका इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन से ये पता करोगे कि कब तुम्हारा पत्थर गिरेगा, कहाँ गिरेगा, कितने टाइम पे, कैसे होगा। ये पत्थर बाद में धीरे धीरे जब आगे जाओगे, साइंटिस्ट बनोगे, तो मिसाइल बन जाएगा। तो यही है साइंस, इसी पत्थर को मिसाइल बनाएंगे। लेकिन पत्थर को मिसाइल बनाने के पहले ये इक्वेशन तो पढ़ लें कि क्या है इस पत्थर के मिसाइल की कहानी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मजा आ रहा होगा और ये बात समझ में आ रही होगी कि ये पढ़ क्यों रहे हैं। बिल्कुल सही है, समझ में आया। तो पत्थर को मिसाइल बनाते हैं। तो चलिए, आपने देखा कि आपने 2 रूट देखा, और 2 रूट जो हुआ आपका वो अल्फा हुआ और बीटा हुआ, ठीक है। वो 2 रूट हुआ, अल्फा और बीटा हुआ। तो आपने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये पढ़ना इसलिए है क्योंकि थोड़ी देर बाद ये जो बंदा है ये पत्थर फेंकेगा, और जब ये पत्थर फेंकेगा तो ये पत्थर ऐसे जाएगा। समझ में आया। तो जब इसको ऐसे पत्थर फेंकेगा तो तुम बोलोगे अरे सर ये देखो ये तो पैराबोला बन गया। तो अभी जो सीधा पढ़ रहे हो थोड़ी देर बाद उल्टा कर लेना, फिर इसका इक्वेशन लिखना, फिर इक्वेशन से बोलना अच्छा सर ये देखो आपने फेंका है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर होगा, यहाँ पर आके स्ट्राइक करेगा, इतने इतने वेलोसिटी से जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो फिजिक्स में पढ़नी होती है। तो इसी सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, चीजों को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। गिव मी 1 मिनट। ओके, तो ये सारी चीजें समझ में आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है बच्चों को, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। गिव मी 1 मिनट प्लीज। तो चलिए हम आके शुरू करते हैं। आप लोग को शायद मेरी वॉइस क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है। बिल्कुल सही है, मेरी वॉइस भी क्लियर है, मेरी वीडियो भी क्लियर है। अब आपको बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो चलिए एक बार और स्क्रीन को शेयर करते हैं और आगे चलते हैं कि क्या करना है। ओके, तो चलिए अब हम फिर मिसाइल बनाते हैं। वैसे भी आजकल चाइना बहुत उड़ रहा है, तो एक बार मिसाइल बना के देखते हैं, चाइना को देते हैं कि भाई हमारे बच्चे भी पैराबोला पढ़ लिया, मिसाइल फेंक सकते हैं। चलिए बढ़िया है। और देखो, अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम लोग को एक तरीका सिखाया था, याद है? उस तरीका में मैंने क्या सिखाया था? स्ट्रेट लाइन बनाना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें से एक बात याद, देखता हूँ याद है कि नहीं। आप लोग को मैंने स्ट्रेट लाइन कितने सेकंड में ड्रॉ करना सिखाया था? आप लोग को मैंने स्ट्रेट लाइन कितने सेकंड में ड्रॉ करना सिखाया था बच्चा लोग?
जरा मैसेज तो देखो, चेक तो करो। ओ, कोई बोल रहा है 5 सेकंड, कोई बोल रहा है 1 सेकंड, कोई बोल रहा है 2 सेकंड, कोई बोल रहा है 3 सेकंड। अरे वाह! अब ये देखो, अब ये जो बच्चे हैं जो ये बोल रहे हैं कि उनको स्ट्रेट लाइन 2 सेकंड में ड्रॉ कर लेते हैं, 3 सेकंड में ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये बात बताओ, अगर यही बच्चे थोड़ी देर बाद बोलेंगे कि अरे सर मैं तो पैराबोला भी 5 सेकंड में ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका मतलब आपको कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई मिसाइल फेंक रहा है, तो 5 सेकंड में आपको ये बात खबर लगने वाली है कि भैया वो गिरेगा कहाँ पे, है ना? मजेदार वाली बात। हाँ, गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये भी बात है। तो ऐसी ही वाली कहानी है, कुछ समझ में आ रहा है? और इसी इंटरेस्ट के साथ हम आगे को ले जा रहे हैं। अरे हाँ, आ रहा है, सिखाएंगे ना भैया, इतना जल्दी कैसे सीख लोगे? थोड़ा सा बेस माहौल बनाने दो, माहौल बन जाएगा फिर सीखेंगे, उसमें उसमें क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे, पैराबोला के बारे में बात करते हैं और एक इंटरेस्ट ऑफ फैक्ट लेके चलते हैं कि क्या है कहानी और आगे की कहानी को कैसे लेके चलना है। ओके, लेट्स गो। अब आपके टीचर ने जो सिखाया वो उन्होंने बताया कि बेटा जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो कहानी है ना, और जब ये जीरो लेके चल रहे हो तुम, ठीक है, तो यार अपन लोगों को यहाँ पे जब जीरो लेके चल रहे हो ना, तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बोला था कि 2 रूट होता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि 2 रूट होते हैं, और ये जो 2 रूट होते हैं, वो जो रूट होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। जरा 1 मिनट आप मेरे को टाइम दे दो, मैं 2 रूट अल्फा और बीटा होते हैं, मैंने बोला ओके। तो ये 2 रूट का मतलब क्या हुआ? मतलब कि भैया जब आप ग्राफ खींच रहे हो, सपोज आपने ग्राफ खींचा, y एंड x का कोई ग्राफ हुआ, so when you plot this graph you will find a root like this, so this becomes alpha and this becomes beta. okay, अब उन्होंने, आपके टीचर ने एक और बात बताई थी, जरा ध्यान देंगे। आपके टीचर ने ना एक और बात बताई थी, वो बताई थी कि रूट कब कब, रूट जो होता है वो क्या होता है और कैसे उसको समझा जाता है। तो चलिए हम रूट के बारे में बात करते हैं। तो सर ने आपको पता है डी के बारे में कुछ बताया था, याद है? डी क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि डी क्या होता है। यार मैसेज तो चाहिए मेरे को, डी क्या होता है? व्हाट इज डी? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है? डी की वैल्यू अब में से देखता हूँ किसी को आता है कि नहीं, जरा क्या होता है डी? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन नहीं होता है बच्चा, ओके, डिस्क्रिमिनेंट होता है, बिल्कुल सही है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। d that is the b square minus 4ac is discriminant, बिल्कुल सही है। 10th के टीचर ने आपको डिस्क्रिमिनेंट सिखाया, and d is b square minus 4ac, is it correct? तो यहां से आपको d से रिलेटेड कुछ टर्म याद है आपको? कुछ टीचर ने क्या सिखाया था, याद करो। अब आपको यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना टीचर ने सिखाया था, और अल्फा के बारे में सिखाया था, अल्फा इज माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी माइनस रूट, सॉरी, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ओके, और आपके टीचर ने फिर एक और चीज सिखाया होगा अल्फा के बारे में, सॉरी बीटा के बारे में। बीटा के बारे में क्या सिखाया? बीटा के बारे में सिखाया माइनस बी प्लस, प्लस नहीं, अब तो माइनस होगा, एक तो ऊपर प्लस दे दिया ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अच्छा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मैं एक चेंज कर रहा हूँ, देखना जरा। वैसे ये लॉजिकली गलत नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से ना मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या मैंने चेंज किया है। यहाँ पे मैंने जो चेंज किया है, यहाँ पर बीटा होगा और यहाँ पर अल्फा होगा, क्योंकि देखो देखो यहाँ पे इस दोनों को जब देखोगे तो तुम्हारी जो बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा से आपको कम है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इसलिए बीटा पहले होता है और अल्फा जो होता है वो बाद में होता है। ये उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी कि बीटा पहले होता है और अल्फा बाद में होता है, ठीक है। तो आपके 10th के टीचर ने सिखाया था, बिल्कुल सही सिखाया था, ठीक है। 10th के टीचर ने सिखाया था कि 2 रूट होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड माइनस बी माइनस रूट, ठीक है। आप डाउन जरा बटन करो, आगे चलते हैं, क्या पढ़ रहे हैं।
पैराबोला पढ़ रहे हैं, पैराबोला का इक्वेशन पढ़ रहे हैं, पैराबोला का इक्वेशन कैसा हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला होता है। तो पैराबोला क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कर्व है जो नेचर में हर जगह दिखती है, पत्थर फेंकने से लेके मिसाइल फेंकने तक, या किसी को हेल्प करना है पायलट बन के, कैसे भी हेल्प करना है, ये सब की सब यही ट्रेजेक्टरी है। इसलिए पढ़ना है ताकि इक्वेशन समझ में आए, ताकि यहाँ पे अगर आपको कोई बॉम्ब देगा फेंकने के लिए तो ये थोड़ी बोले यार यार दूर फेंक दिया यार, लाओ वापस लाओ फिर से फेंकेंगे। चलो, तो ये सब डिटरमाइंड होता है। तो चलिए हम आते हैं, आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें आपने लिख ली होगी। इसमें आपको अल्फा बीटा के दो रूट्स जो है आपने देखा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। तो चलिए हम कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं, ट्विस्ट करते हैं और कुछ मजेदार से किस्से पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और देखते हैं क्या है। आपके टीचर ने एक और बात बताई थी, पता है क्या बताई थी, अगर d की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 हो, जरा देखें कितने लोग को आता है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, बताओ, क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हो, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, रूट्स पॉजिटिव होंगे, रूट्स रियल होंगे, एक्चुअली रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो अल्फा बीटा आर रियल, अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट होंगे, ऐसा दे सकते हो। अच्छा सुनेगा जरा, अल्फा बीटा रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड अनइक्वल, बिल्कुल सही, अनइक्वल बोल सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अल्फा बीटा रियल। सर इसका ग्राफ वाली बात समझ में नहीं आई, और किसी को थोड़ा नहीं चमके ना तो थोड़ा सा वेट कर लेना, बाद में समझ में आ जाएगा। सुनेगा, ये एक्स है। अच्छा मैंने आपको थोड़ी देर बाद बताया कि ये अल्फा और बीटा वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर बाद बताया कि अल्फा और बीटा वो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे कट किया जा रहा है। तो अगर मैं ये दोनों डिफरेंट है, आपने बोला कि सर ये डिफरेंट भी है और रियल भी है, मैंने बोला कि ये डिफरेंट भी है और रियल भी है, तो आपने बोला कि सर इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे ये जो दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, ये दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे, ठीक है, और रियल है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे पास करके जाएगा। देखो ये दोनों ऐसे पास करके जाएगा, तो ये देखो ये आया बीटा और ये आया अल्फा, ये दो डिस्टिंक्ट रूट हो गए, रियल रूट हो गए। तो ये जो है जब डी की वैल्यू 0 हो जाए तो अल्फा और बीटा जो होगा वो रियल होगा और क्या होगा, आपको डिफरेंट होगा। ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, चमक गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, टीचर ने आपको एक और बात बताई थी, और वो बात बताई थी कि बच्चा जब डी की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, जरा देख तो लें क्या है कहानियों में, क्या है डी की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, रूट्स जो होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे, बिल्कुल सही जवाब। तो अगर डी 0 हो गया तो अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा और ये रियल रूट होंगे। तो बात आती है सर अल्फा और बीटा बराबर होने का क्या मतलब हुआ ग्राफ में, इसका मतलब हुआ अल्फा और बीटा बराबर है, मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो जहां अल्फा होगा वहीं बीटा होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो जहां अल्फा होगा वहीं क्या होगा, आपका बीटा होगा, ठीक है। तो जहां अल्फा और बीटा होगा तो ये एक ही पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, तो अब आपका एक्स एक्सिस एक ही पॉइंट पे कट होगा, वो जो होगा वो ऐसे होगा, लाइक दिस, यही पॉइंट जो होगा अल्फा और बीटा। जैसे यहां देखो ये दो पॉइंट पे कट हो रहा है, क्यों, क्योंकि दो वैल्यू अलग अलग है, रियल है और डिफरेंट है। यहां पर जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो आप बोल रहे हो अल्फा और बीटा आपका बराबर हो गया। भैया मेरे अगर अल्फा और बीटा बराबर हो गया तो एक ही पॉइंट हो गया ना, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है तो एक ही पॉइंट हो गया। बात आ रही है समझ में। तब जो तुम्हारा ग्राफ होगा वो एक्स पे एक ही पॉइंट पे कट करके ऐसे निकलेगा, देखो ये एक्स का जो ग्राफ है वो एक ही पॉइंट पे कट करके निकलेगा, और ये जो पॉइंट होगा यही जो होगा अल्फा और बीटा आपके बराबर होगी। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ग्राफ में जा पा रहे हो, जा पा रहे हो, झांक पा रहे हो ग्राफ में, आप ग्राफ में देख पा रहे हो क्या हो रहा है, समझ में आ रही है तो बात हाँ बोल दो, नहीं समझ में आ रही है तो बोल दो सर थोड़ा सा ऊपर चला गया, ताकि मैं फिर से रिपीट कर दूं। पढ़ रहे हो पैराबोला, पैराबोला देखा y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इक्वेशन था, जो टीचर ने क्वाड्रेटिक बोल के पढ़ाया था, बोला था कि बेटा पढ़ लो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाद में पता चला कि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जो बाद में पता चला वो ट्रेजेक्ट्री है।
और उसी ट्रेजेक्टरी से पूरा का पूरा सब प्रिंसिपल बनता है और पूरी की पूरी जो फिजिक्स है वो पढ़ी जाती है। फिजिक्स क्या, बाकी सारी चीजें पढ़ी जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये सब सबसे बड़ी बात होती है। ये आप जो पढ़े हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ मैं, आपको सुन के थोड़ा अच्छा लगे या ना लगे। बहुत जगह जब बच्चे पढ़ते हैं, आप तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे होंगे, जब आप बच्चे होंगे, ठीक है, अरे बच्चा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम मान लो संगम है, तो एक बात बताओ, संगम नाम का कोई दूसरा बच्चा होगा कि नहीं होगा? संगम, एक बात बताओ, संगम नाम का कोई दूसरा बच्चा होगा कि नहीं होगा? संगम, हाँ होगा ना। तो वैसे ही जैसे डी से तुम यहाँ पर जैसे डिस्क्रिमिनेंट शो करते हो, वैसे ही डी से किसी और जगह पे कुछ और शो हो जाएगा, उसी तरह से कुछ और जगह जाओगे तो अलग जगह जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग जगह पे यूज के हिसाब से, जैसे आप यहाँ पे संगम हो, किसी और फैमिली में भी संगम होगी, आप अपनी फैमिली के लिए संगम हो, तो ये जो डी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैमिली का है, इसलिए यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे। वो किसी और फैमिली की होगी, एक और संगम होगी, उसको वहां पे कुछ और बोलेंगे। बात समझ में आया बच्चा? ग्रेट, चलिए बढ़िया है। तो अब बात करते हैं, जब आप 10th में थे, जब आप बच्चे थे, हाँ आते आते हैं तुलसी आते हैं, जब आप बच्चे थे तो आपके टीचर ने जब क्वाड्रेटिक पढ़ाया होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ये तो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ा जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं था, पढ़ाने के पीछे साइंस पढ़ना था। इसीलिए सारे बच्चों ने पढ़ा है, चाहे जो भी हो, सबको पढ़ा है, क्योंकि टीचर को पता था कि आके जाके मेरा बच्चा जो है इधर जो है वो क्या करने वाला है, साइंस लेने वाला है, और साइंस में तो ये आएगा ही आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। चलो अब हम एक और बात करते हैं, एक और बात करते हैं। यहाँ पर है ना थोड़ा दिल थाम के बैठेंगे, यहाँ पर थोड़ा हम सोच समझ के बैठेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये आगे आने वाले टर्म को क्या बोलेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या है ये, बड़े ध्यान से देखते हैं। आपने टीचर ने एक और बात बताई थी कि बेटा डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, डी की वैल्यू जो है लेस देन 0 हो जाए, तो क्या होगा? डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो आप ये बोलते हो कि अल्फा एंड बीटा जो है आर नॉट रियल, आर नॉट रियल। नॉट रियल को इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं, नॉट रियल को इमेजिनरी रूट भी बोलते हैं। अब बात आती है, इसका मतलब है, सुनो, इसका मतलब अल्फा और बीटा रियल होगा ही नहीं। अच्छा कोई मेरे को बता दे, अल्फा और बीटा कौन से एक्सिस पे आता है? कोई मेरे को बताएगा अल्फा और बीटा अभी तक कौन से एक्सिस पे आता है? मैं जरा सुनना चाहता हूं तुम्हारे मुंह से। अल्फा और बीटा सबने एक साथ जवाब दिया है कि अल्फा और बीटा जो है एक्स एक्सिस पे आता है। अब बात आ जाती है कि आपने बोला अल्फा बीटा एक्स एक्सिस पे आता है, और अभी आप बोल रहे हो कि सर अल्फा बीटा रियल नहीं है। तो अल्फा बीटा अगर रियल नहीं है तो एक्स एक्सिस पे वो कट ही नहीं करेगा, ये ऊपर से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा जब रियल है ही नहीं तो एक्स एक्सिस पे आएगा ही नहीं। नहीं आया समझ में? मैं क्या बोला? अल्फा बीटा रियल होता है तो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। मैं बोला अल्फा बीटा रियल ही नहीं है तो एक्स एक्सिस पे ही नहीं आएगा, और एक्स एक्सिस पे आए बिना ऊपर निकल जाएगा। यही जो चीज है, समझ में आया आपको? फिर से रिपीट कर देता हूं, अल्फा और बीटा एक्स एक्सिस पे आता है, जब रियल होता है तो एक्स एक्सिस पे कट करता है। अभी आप बोल रहे हो अल्फा बीटा तो इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी है तो एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा, बात खत्म। बात नहीं समझ में? क्या यूज करना है थोड़ी देर बाद देखते हैं और बड़े अच्छे से सीखते हैं। तो इस तरह से आपने डी की वैल्यू को आपने सीखा, समझा और जाना कि डी की वैल्यू जो है उसको कैसे कैसे हमें करना होता है। ओके, तो अभी हम आते हैं जरा इन सभी चीजों को क्लियर करते हैं, और इस तरह से जो है आपके टीचर ने जो बड़े बेहतरीन तरीके से आपको चीजों को सिखाया था। तो चलिए हम थोड़ा आगे आके देखते हैं कि और हमें क्या क्या करना है। ठीक है, आगे आके देखते हैं क्या क्या करना है। तो अगर आप में से कुछ बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, अगर उसको लगता है कि उसको क्वाड्रेटिक और अच्छे से सीखना है, तो आप सबके पास 10th की किताबें हैं कि फेंक दिए हो? है कि फेंक दिए हो? 10th वाली बुक रखे हो या मैं असाइनमेंट भिजवा दूं? है ना 10th वाली बुक? अगले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आओगे ताकि पत्थर फेंकना सिखा दूं, और ये सिखा दूं 5 सेकंड में पत्थर जाएगा कहां पे। पढ़ के आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में। अब ये मत बोला कि सर कॉमर्स है कि साइंस है, कॉमर्स वाले बंदे भी 10th पास करके आए, ठीक है, और उनको भी क्वाड्रेटिक पढ़ना है। बाद में मत बोला सर मैं तो कॉमर्स ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को मैथ अच्छा नहीं लगता है। चलिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज अपना आंख नाक कान सब खुला रखो।
डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसी तरीके से सीखो। डॉक्टर बनने जा रहे हो तो भाई किसी चाय वाले से जाके थोड़ी पूछोगे कि डॉक्टर कैसे बनते हैं भैया, तुमको पता है वो चाय बेचता है, वो कैसे बताएगा? तो क्यों सुनते हो आपस की बातें एक दूसरे की? अपना टारगेट खुद डिसाइड करो। बिहार, यूपी, बहुत सारे जगह पे 10th के रिजल्ट आ चुके हैं, वहां के बच्चे पढ़ना शुरू किए हैं। प्लीज, आप फेल कर जाओगे मतलब बैंड बज जाएगी तुम्हारी। प्लीज आप अपना जनरेशन में वो कहानी लिखने की कोशिश मत करो जो तुमको सुनाया जाता है, जो फेल कैसे करते हैं की स्टोरी। तुम्हारे घर वाले ये स्टोरी सुनाते होंगे कि उनका बच्चा, फलाना का बच्चा फेल कर गया, उनका बच्चा फेल कर गया। ये स्टोरी का पार्ट मत बनो, नहीं तो तुम्हारे बाद वाले जनरेशन को तुम्हारी कहानी सुनाई जाएगी। समझो। अगले लेक्चर में क्वाड्रेटिक पढ़ के आना, ग्राफ पढ़ेंगे। 5 सेकंड में ड्रॉ करना सिखाऊंगा ग्राफ को। 5 सेकंड में, 5 सेकंड में पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो कहां जाएगा। चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, ब्रेन से चलता है, ब्रेन से। एंजॉय कीजिए बायोलॉजी और हमेशा खुश रहिए। जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतनी खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच। बच्चे आप लोग अभी वेट करें 2 मिनट, प्रणय सर ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो, हाँ आप लोग सुन पा रहे हो क्या? प्रणय सर अभी ज्वाइन किए। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रहा है? आवाज क्लियर है ना? आवाज। गुड आफ्टरनून। कल का लेक्चर समझा था सभी को? कल का लेक्चर कंप्लीटली समझा था? कल का लेक्चर कंप्लीटली समझा था आप लोग को? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़े थे। कुछ क्वेश्चन पूछ लूं आप लोग को सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। अब मुझे बता दीजिए, सलाइवरी ग्लैंड के कितने पेयर्स होते हैं? कितने पेयर्स होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं। बहुत बढ़िया। नाम पैरोटिड, सबसे पहला पहला नाम बता दो, और सब सेकंड पहला अल्फाबेट बता दो तीनों का। पैरोटिड, सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक है, ओके। सबलिंगुअल, ओके। अब पैरोटिड जो है वो क्या सीक्रेट करता है मोस्टली? पैरोटिड मोस्टली क्या सीक्रेट करता है? पैरोटिड मोस्टली क्या सीक्रेट करता है? सलाइवरी अमाइलेज। कोई बात नहीं, अटेंड नहीं कर पाए थे तो आपका रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख लीजिए, ओके। अब देखिए, बेसिकली मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। किडनी का काम क्या होता है? ऐसे मैं अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक पूछ रहा हूँ, किडनी का काम क्या होता है बेसिकली? किडनी का काम क्या होता है?
ब्लड फिल्टर करना बोल सकता है, जो यूरिन को एक्सक्रीट करने में हेल्प कर सकता है, कर सकता है। मैं आऊंगा इसके ऊपर, बाद में आऊंगा। बॉडी का वेस्ट क्लियर करना, ठीक है, आपको इतना पता है, ठीक है, मैं आऊंगा आज। आज बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, वो है लिवर। वो है लिवर। पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड जो था, पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमने डिस्कस किया था, वो कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड था? पहला सलाइवरी, पैरोटिड सबमैक्सिलरी सबलाइन मैंडिबुलर। किसका नाम था? सलाइवरी ग्लैंड। ओके, ये सब किसके टाइप से? सलाइवरी ग्लैंड के। अगला अगला जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे लिवर के ऊपर। लिवर, कुछ कुछ बात पता है लिवर के बारे में आप लोगों को? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सारे में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। और कल मैंने कुछ दिया था आप लोगों को कि एवरेज लिवर का लेंथ मैंने पूछा था कितना, 5.4 टू 5.5 इंचेस। याद है? मैंने पूरा लिस्ट बताया था किसके कितने होते हैं, मैंने लिस्ट बताया था, याद है? लर्न किए हो सब चीज? लर्न किए हो ना? हाँ, बहुत अच्छा। बेसिकली आज हम डिस्कस कर रहे थे, बता रहा था मैं, वेट ऑफ द लिवर 1.2 टू 1.5 केजी, हम बोलते हैं 4 केजी, 5 केजी, ये एवरेज है, ठीक है? ये एवरेज लिवर का वेट है। ये सब तो हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा लिवर का फोटो आप लोगों को दिखा देता हूं मैं, एक बार देख लीजिए। ये है लिवर। ओके, ये होता है लिवर। दिख रहा है आप लोगों को? ये लिवर होता है। ओके, दिखा? एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए, दिख रहा है? ये लिवर होता है। ये लिवर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा डायग्राम है, इसके ऊपर हम बहुत डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, वो लेफ्ट हो गया था। हेलो, एक सेकंड। वो लिवर के बारे में मैंने एक फोटो दिखाया था, वो दिखा आप लोगों को? लिवर के बारे में जो फोटो दिखाया था, फोटो दिखा लिवर के बारे में? अब बेसिकली, हाँ देखो, वो लेफ्ट, वो वाले पे टेक्स्ट मत करना, दूसरा वाला है, मैंने बनाया दूसरा वाला लिंक, ठीक है? अब बेसिकली मैं एक चीज बता रहा था आप लोगों को लिवर के बारे में। हमें ये पता है कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लिवर इज द, हाँ मैं वापस से पिक दिखाता हूँ, रुको पहले। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लिवर कुछ इस तरह का होता है। लिवर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है? ओके, लिवर कुछ इस तरह का होता है, ये बात आप लोग को पता है। ओके, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा था, आपको इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये बात क्लियर हुई आप लोग को? ये बात क्लियर हुई? बताइए, क्लियर हुई बात? ओके, अब मैं एक चीज बताता हूँ आप लोग को। हम जब लिवर के बारे में स्टडी करते हैं, बेसिकली लिवर का काम क्या होता है? अगर कोई भी चीज समझो लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड, आदमी एक बार किडनी के बिना डायलिसिस पे जिंदा रह सकता है, लेकिन लिवर के बिना जिंदा नहीं रह सकता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। और एक्सोक्राइन में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन में भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। सबके बारे में आप पढ़ लोगे, टेंशन मत लो, पढ़ लोगे। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। आप एक बार किडनी के बिना डायलिसिस पे जिंदा रह सकते हो, बट लिवर के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है?
अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो इम्पोर्टेंट ध्यान में रखते हुए समझने वाली बात है आप लोग को, कि जो लिवर के बारे में, लिवर अगर समझो, एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी ऑर्गन रीजनरेट कर सकता है। आप मेरा अपना जो मैसेज है वो मेरे को सेंड करिए, वहां पे कहीं और सेंड हो रहा है आपका मैसेज, ठीक है। बेसिकली जो बात है लिवर के बारे में, हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लिवर का वेट हमने पढ़ लिया, लिवर का लेंथ हमने पढ़ लिया। अब एक और चीज पता है आपको, लिवर जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा ग्लैंड है हमारे बॉडी का जो रीजनरेट कर सकता है, यानी अपने साइज को वापस से सेम पोजीशन पे ला सकता है। आ रही बात समझ में? बताओ, आ रही बात समझ में? हाँ, एक और चीज मुझे बतानी थी आपको, लिवर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब चलो हम स्टार्टिंग से वापस से देखते हैं। अब जो चीज बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। लिवर जो रहता है, अगर समझो आप पेशेंट हो, मैं पेशेंट हूँ, आप डॉक्टर हो, मैं पेशेंट हूँ, आप डॉक्टर हो। आप मुझे बताओ, मैं पेशेंट हूँ, मतलब समझ लो मैं डॉक्टर हूँ, आप पेशेंट हो, ऐसे हम देखते हैं, मैं पेशेंट, आप डॉक्टर। अगर मुझे देखना है किसी का राइट हार्ट तो उस पेशेंट का, तो मैं पेशेंट के राइट साइड में देखूंगा ना। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखो, एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो, ये समझो, ये देखो, ये एक पेशेंट का बॉडी है, मैं बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है उसका, मेरा ये वाला कौन सा होगा, लेफ्ट होगा, और मेरा ये वाला राइट होगा। लेकिन क्या हम ऐसे समझते हैं क्या, बायोलॉजी में कहीं हम ऐसे यूज करते हैं क्या? बायोलॉजी में हमेशा जो साइड होता है ना वो पेशेंट का होता है, इसके लिए ये वाला जो साइड है वो होता है राइट, और ये वाला जो होता है लेफ्ट। बताओ, ये बात समझा मैं क्यों कॉन्सेप्ट बताया, ये बात समझ में आया आप लोग को? ये बात बताइए, समझ में आया सभी को? मतलब मैं अपना नहीं देखूंगा, पेशेंट का देखूंगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, इसके पीछे एक रीजन है। ये मैंने क्यों बताया, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि ये जो लिवर है ना, ये जो लिवर है, इसमें जो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ऐसे लिवर दो में डिवाइडेड है। ये वाला बताओ राइट होगा कि लेफ्ट होगा? पेशेंट के हिसाब से हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, राइट होगा या लेफ्ट होगा? जल्दी बताइए। ये होगा लेफ्ट, बहुत बढ़िया। ये वाला, ये वाला, अच्छा। अब ये राइट और लेफ्ट, लिवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। क्या मैं ये कह सकता हूं? लिवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, राइट एंड लेफ्ट। क्या मैं ये कह सकता हूं, हाँ या ना? हाँ या ना बोल सकते हैं? लोब्स क्या होते हैं? एक मतलब डिवाइड कर दिया हमने दो में, ठीक है, लोब्स। तो मैं ये कह दिया कि लिवर इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि लिवर के लोब्स कितने हैं, तो आप क्या आंसर करोगे? आप क्या आंसर करोगे बताओ? दो। अब एक और चीज मैं बताता हूं, एक और चीज मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन जनरली मैं पूछा था आप लोगों को, एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि जो, हाँ मैं दिखाऊंगा, फोटो दिखाओ, टेंशन मत लो, फोटो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही बस लिवर स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए मैंने दिखाया था, मैं सब बता दूंगा। सुनो ध्यान से, सारे पिक्स आपको सेंड हो जाएंगे लिवर के, जैसे वो चार्ट सेंड हुआ ना, वैसे लिवर का भी सारे के सारे डिटेल्स आपको सेंड हो जाएंगे। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपको, सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी लीवर के बारे में कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब लिवर का काम क्या होता है ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया यहाँ। लिवर का काम क्या होता है ये तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया। इसके पहले, इसके पहले, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। इसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी थी आप लोग को, हर एक चीज, हर एक चीज बॉडी का बताओ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है?
हाँ लेफ्ट साइड में होता है हार्ट, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं बाद में बताता हूँ आपको। सेल हार्ट इज सिचुएटेड इन लेफ्ट साइड, बिल्कुल सही बात है, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड नहीं, वो टिल्टेड रहता है थोड़ा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। हाँ, बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आपने कहा सेल, बिल्कुल। इसके बाद मैंने आपको राइट साइड हार्ट का मैंने बोला, एक सेकंड रुको मैं बता देता हूँ मैं क्या बोला। ये हार्ट है ऐसा, हार्ट जो होता है समझ लो, ये मैंने ऐसे नॉर्मल हार्ट बना रहा हूँ, ऐसा टिल्टेड रहता है, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये उसका राइट साइड है, ये उसका राइट साइड, ये उसका लेफ्ट साइड, मैंने ये कहा था। हार्ट टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये वाला जो पार्ट है वो उसका राइट साइड है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड है, मैंने ये कहा था। हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ पूरा टिल्ट रहता है। हार्ट के बारे में तो हम पूरा पढ़ेंगे, ये होता राइट एट्रिया, ये होता राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से ब्लड कैसे इसमें आता है, फिर यहाँ पे कैसे जाता है, यहाँ से कैसे आता है, ये सब हम हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन में, ठीक है। आई बात समझ में? हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, बट दिस पार्ट इज राइट एंड दिस पार्ट इज लेफ्ट, ये मैंने कहा था, ठीक है। ओके चलिए, अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था आप लोगों को, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जैसे हमने पढ़ा कि बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सेल, बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सेल। ब्रेन का क्या होता है पता है किसी को? ब्रेन का क्या होता है किसी को भी? हम किसी भी चीज को समझ लो, ए, ये पार्ट है ए, मैंने बोला ए इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बी, ए इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए मिलके, बहुत सारे ए मिलके बी को बना रहे हैं। क्या ए इज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर बी? क्या मैं ये कह सकता हूं कि नहीं? बताओ। बिल्कुल। इसी तरह लिवर को एक नॉर्मल सा लैंग्वेज, पहले मैं साइंटिफिक लैंग्वेज और वोकैबुलरी आपका स्ट्रॉन्ग करता हूं, साइंटिफिक वोकैबुलरी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लिवर को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लिवर को और क्या कह सकते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज में? जल्दी, ये तो पता होना चाहिए मेरे ख्याल से आप लोगों को। जैसे स्किन को कैसे डर्मा कहते हैं, डर्मैट, तो लिवर को क्या कहते हैं? लिवर को हिपैट कहते हैं, हिपैट। ये बात पता था आपको? हिपैट, लिवर का दूसरा नाम है हिपैट, ये बात पता है? नहीं पता है तो याद रख लेना। लिवर का दूसरा नाम दूसरे लैंग्वेज में हम हिपैट कहते हैं, हिपैटिक। हेपेटाइटिस बी सुने हो? हेपेटाइटिस बी। अच्छा एक चीज बताता हूँ, ये बात आपको मैं ख्याल से पता होना चाहिए था, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। लिवर का दूसरा नाम है हिपैट, याद रखना ये बात हमेशा, हिपैट। लिवर, हिपैट जो है रिलेट करता है लिवर को, ओके, समझे आप लोग? क्लियर हो गई ये बात? हाँ सही बात है इकरमा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं वो बताऊंगा बाद में भी, ठीक है। ये बात समझे आप लोग को? अब एक चीज मैं बताता हूं, अगर ए इस बी को का स्ट्रक्चरल और फ्रेमवर्क बना रहा है, तो यानी कि लिवर को जो बनाएगा उसको हम क्या लिवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहेंगे? बताओ, क्या वो कहेंगे हम? लिवर को जो बनाएगा, क्या हम उसके लिवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताओ हाँ या ना। तो बहुत बढ़िया, याद से सुनो, हिपैटिक, हिपैटिक लोब्यूल्स, छोटे छोटे सेल्स, hepatic lobules is a structural and functional unit of liver। अब ये लोब्यूल्स क्या है, सुनो ध्यान से, लोब्यूल क्या है? ये लोब्यूल में छोटे छोटे हिपैटिक सेल्स हैं, यानी लिवर सेल्स हैं, और ये लिवर सेल्स बनता है लोब्यूल, और ये लोब्यूल बहुत सारे कंबाइन होके बनाते हैं लिवर। और इन्हीं, मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो अभी ध्यान से, सुनो ध्यान से। लिवर का जो, सुनो अंदर, लिवर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है हिपैटिक लोब्यूल्स, हिपैटिक लोब्यूल्स। हिपैट यानी लिवर, उसको लिवर लोब्यूल्स भी कह सकते हो आप। लिवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है
लिवर लोब्यूल्स यानी हेपेटिक लोब्यूल्स। और इस हेपेटिक लोब्यूल्स में क्या है, लिवर के सेल्स प्रेजेंट हैं। सेल्स बहुत सारे मिलके एक लोब्यूल बना लिया, और ये लोब्यूल जो है लिवर का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है और लिवर के फंक्शन पूरा का पूरा यही डिसाइड करता है। बताओ समझ में आई आपको बात? समझ में आई बात मैं क्या बता रहा हूं? लिवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? लिवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? hepatic lobules, and these hepatic lobules contain what? क्या कंटेन करता है ये? hepatic cells, लिवर के सेल्स, बेसिकली सेल्स ही होंगे ना। hepatic lobules, लिवर किससे बना है? hepatic lobules। और hepatic lobules के अंदर कौन है? hepatic cells। hepatic cells, बताओ क्लियर हुई बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूं? लिवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हेपेटिक लोब्यूल्स, और ये लोब्यूल्स के अंदर है हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स क्लियर हुई बात? ये सारे सेल्स जो है यानी हेपेटिक लोब्यूल जो बना, जिसका सेल्स के अंदर हेपेटिक सेल्स को कंबाइन करके हेपेटिक लोब्यूल बना, ये डिसाइड करता है लिवर का फंक्शन, ये फ्रेमवर्क डालता है उसका स्ट्रक्चर को। ये लिवर का बिल्डिंग ब्लॉक है, ये लिवर का बिल्डिंग ब्लॉक है। समझे? क्लियर हुई बात? हाँ या ना? ओके। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये किसी का हाथ रेज है, हैंड रेज है, खालिद सैफुल्लाह, एक बार जरा चेक कर लीजिए, आपका हाथ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? लिवर जो है, लिवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? हेपेटिक। मैं बार बार रिपीट करता हूं, पता है, एक ही चीज को, ताकि आपको याद हो जाए। हेपेटिक लोब्यूल। और इस हेपेटिक लोब्यूल के अंदर कौन है? हेपेटिक सेल्स। बहुत बढ़िया, हेपेटिक सेल्स। अब हम एक हेपेटिक लोब्यूल के लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये लिवर में हेपेटिक लोब्यूल्स जो रहेंगे, हेपेटिक लोब्यूल्स लिवर के अंदर रहेंगे, हेपेटिक लोब्यूल्स, और इस हेपेटिक लोब्यूल के अंदर रहेंगे हेपेटिक सेल्स। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। अब हेपेटिक लोब्यूल पे आते हैं। एक हेपेटिक लोब्यूल, मान लो एक हेपेटिक लोब्यूल है, मैं थोड़ा सर्कल में करता हूं, सर्कल थोड़ा समझ में आता है इजीली, इसके लिए मैं सर्कल बनाता हूं। ईच लोब्यूल, ध्यान से सुनना, ये ना एक कनेक्टिव टिश्यू का नाम सुने हो क्या आप लोग? कनेक्टिव टिश्यू का नाम सुने हो कभी भी? सुने हो कनेक्टिव टिश्यू का नाम? सब लोग सुने कनेक्टिव टिश्यू का नाम? नहीं सुने हो? जो कनेक्ट करता है, जो टिश्यू जो कनेक्ट करता है, इतना याद रखो, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू, जो टिश्यू अभी, और इसके बारे में पूरा पढ़ना ही है हमें, पूरा अभी तो पहला ही चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एक चीज ना, अब ध्यान से सुनो, ये है हेपेटिक लोब्यूल। ये मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये है हेपेटिक लोब्यूल। मैंने थोड़ा मोटा बना, वापस बना लेता हूँ। ये है हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस हेपेटिक लोब्यूल में, इस हेपेटिक लोब्यूल को एक चीज कवर करता है, इस हेपेटिक लोब्यूल को एक चीज कवर करता है। जो हेपेटिक लोब्यूल को कवर कर रहा है, इस कवरिंग है हेपेटिक लोब्यूल का, यानी लिवर के लोब्यूल को जो कवर करता है ये कैप्सूल है। कैप्सूल मतलब समझते हो ना, कैप्सूल, ये कैप्सूल है। मतलब एक कवर करने का एक होता है ना, किसी भी चीज को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए रहता है ना। देखो मैं आपको, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को कवर करने के लिए, समझो ये एक चीज है, इसको कवर, इसका कोई कवरिंग है। अब देखो हम एक उंगली को ही पकड़ लेते हैं, फिंगर का बोन है ना यहाँ पर, इसको ये स्किन ने कवर करके रखा है, इसको स्किन ने कवर करके रखा है। हाँ इकरमा, वही तो बता रहा हूँ, इसका स्किन ने कवर करके रखा है। ये बात समझ में आई आपको? कुछ भी चीज का कवरिंग होता है, तो लिवर के अंदर हेपेटिक लोब्यूल है, उसको भी एक कैप्सूल ने कवर करके रखा है। कैप्सूल मतलब वही होता है, आप गोली खाते हो ना, कैप्सूल गोली देखे हो कभी?
कभी देखे हो वो ग्रेन्यूल्स तो छोटे छोटे डॉट्स बॉल्स तो उसके अंदर रहते हैं ना, वो तो कैप्सूल में कवर करके देता है आपको, वो कवरिंग है। तो इसी तरह हेपेटिक लोब्यूल के कवरिंग को हम कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। उस कैप्सूल का नाम है ग्लीसन्स कैप्सूल। नाम स्पेलिंग लिख लेता हूं, ग्लीसन्स कैप्सूल। देखो ध्यान से, इस कैप्सूल का नाम क्या है? इस कैप्सूल का नाम क्या बताओ? ग्लीसन्स कैप्सूल। कितना इजीली सब चीज समझ में आ रहा है। कुछ भी टफ लग रहा है क्या? कुछ भी टफ नहीं होगा, कुछ भी टफ नहीं होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब मेरे को बोल दिया लिवर का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कौन है? हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल के अंदर कौन है? हेपेटिक सेल्स। अब हेपेटिक लोब्यूल को कवर कौन कर रहा है? एक कैप्सूल है, वो कवर कर रहा है हेपेटिक लोब्यूल को, और उस कैप्सूल का नाम है ग्लीसन्स कैप्सूल। उस कैप्सूल का नाम है ग्लीसन्स कैप्सूल। सिंपल है। इससे सिंपल हो सकता है कुछ? इससे सिंपल हो सकता है कुछ? मतलब कितना लिवर पढ़ना इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन हम इतना इजी वे में समझ रहे हैं, और क्या चाहिए? समझे? अब मैं एक चीज बता, अब आ रहे एक इंपॉर्टेंट सीक्रेशन पे। रिपीट करूं? बिल्कुल रिपीट कर देता हूं, सुनो। लिवर के अंदर कौन रहता है? हेपेटिक लोब्यूल। यानी लिवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? हेपेटिक लोब्यूल। अब उस हेपेटिक लोब्यूल को भी एक कवरिंग होता है, एक कैप्सूल उसको कवर करके रखता है, और उस कैप्सूल का नाम है ग्लीसन्स कैप्सूल। उस कैप्सूल का नाम है ग्लीसन्स कैप्सूल। पूरा समराइज कर देता हूं। लिवर, लिवर के अंदर कौन? हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स, पहले हेपेटिक लोब्यूल्स हम पढ़ते हैं। लिवर के अंदर हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। और वो किस, उसके अंदर क्या क्या रहते हैं? बहुत सारे हेपेटिक सेल्स रहते हैं, और वो हेपेटिक लोब्यूल को जो कैप्सूल जो कवर करता है, उस कैप्सूल का नाम है ग्लीसन्स कैप्सूल। उस कैप्सूल का नाम है ग्लीसन्स कैप्सूल। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? क्लियर भी बात? 100%? सभी को सब बोलेंगे क्लियर है 100%, तो पढ़ेंगे आगे। तो किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, हेपेटाइटिस के बारे में बाद में पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस कहाँ पहुंच रहा है अभी? हेपेटाइटिस तो आएगा, हेपेटाइटिस बहुत टाइम है उसको आने को। डिजीज वगैरह में पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में हेपेटाइटिस, फिर भी थोड़ा बहुत तो देखेंगे बायो में, थोड़ा बहुत। हेपेटाइटिस तो बहुत आगे है। अभी तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर का क्या क्या काम है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवा का क्या काम है, समझ गए आप लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवा क्या करता है? सलाइवा बनता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में। सलाइवा क्यों टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? और सलाइवा किस लिए होता है? और सलाइवा किसके लिए होता है? जो आप मुंह में जब आप खाना खाते हो कार्बोहाइड्रेट, उस सलाइवा का एक और इंपॉर्टेंट काम है, पता है क्या? तो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना माउथ में ही स्टार्ट कर देता है। सलाइवा के वजह से ही कार्बोहाइड्रेट माउथ में ही, स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है माउथ में ही, सलाइवा की वजह से। हाँ बिल्कुल, डाइजेस्ट करना। हाँ वेरी नाइस। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। न्यूरॉन है, फिर भी बताया था, आपका इंटरेस्ट था इसके लिए मैंने बता दिया। ओके, अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं लिवर के बारे में। लिवर के मैंने कितने लोब्स बताए बताओ? लिवर के मैंने लोब्स कितने बताए? लोब्स राइट और लेफ्ट, 2 लोब्स। बड़ा कौन सा लगता है आपको देखने में? आप मुझे बताइए, बड़ा कौन सा लगता है देखने में ज्यादा? राइट लोब। राइट लोब ज्यादा बड़ा है, बिल्कुल। राइट लोब लेफ्ट लोब से ज्यादा बड़ा है। ये सब हमने ऑब्जर्वेंस से किया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी थी आप लोगों को, लिवर क्या है? ग्लैंड है। लिवर क्या है बताओ? ग्लैंड है, हाँ या ना? तो लिवर अगर ग्लैंड है तो क्या लिवर का डक्ट होगा या नहीं होगा? डक्ट होगा या नहीं होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन नहीं है। लिवर इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ऐसे ऐसे आप लोग की में से किसी ने क्वेश्चन में पूछा था कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में हम कैसे याद कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं ट्रिक्स भी देते रहूंगा, बहुत सिंपल है। आगे हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी जो इंपॉर्टेंट है कि लिवर क्या डक्ट होगा, हाँ या ना? पहले ये बताओ, लिवर के डक्ट होंगे क्या नहीं होंगे? डक्ट होगा, यानी लिवर कुछ बना रहा है। डक्ट क्यों है? लिवर कुछ बना रहा है, उसको पास करना है हमें, उसको कहीं तो डालना है।
लिवर कुछ बना रहा है। अब सुनो लिवर क्या बनाता है, किसी को आइडिया है कुछ लिवर क्या बनाता है? एक तनिषा जैन, बहुत अच्छा, आपका आंसर राइट था, लिवर बना। आंसर नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन वेरी नाइस, गुड। अब देखो ध्यान से, बेसिकली लिवर जो है, लिवर जो है बनाता है बाइल। नाम सुने हो क्या? बताओ, नाम सुने हो? नहीं सुने हो? मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले सुना तो होगा, क्योंकि मैंने भी पहले सुना था 8th 9th में। बाइल जो है ये फैट्स डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। सुने हो ये बात? फैट्स डाइजेस्ट करता है बाइल। ये बात भले नहीं सुने हो, लेकिन अभी सुन लिए ना बस, ठीक है? क्या डाइजेस्ट करता है? फैट्स का डाइजेस्ट करता है, और ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है बाइल। बाइल जो है ना, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को बहुत हेल्प करता है, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखो मैं बताता हूं क्या होता है, अब मैं बताता हूं क्या होता है, सुनो ध्यान से। ये हम मान लेते हैं ये है लिवर, ठीक है? ये है लिवर। आपको मैं डायग्राम दूंगा, और वो डायग्राम लेके आप प्रेजेंट करना अगले लेक्चर में, और भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है लिवर। ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा लोब है, जल्दी बताओ, जल्दी। लेफ्ट लोब, ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब और ये राइट लोब, ये हम समझ गए। यहां पे एक सैक लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, सैक लाइक सब्सटेंस। यहां पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है लिवर के नीचे। कभी आपने पथरी के बारे में सुना है? स्टोन, स्टोन के बारे में सुना है किसी को? गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर सुना है? गॉल ब्लेडर का मतलब सुना है? गॉल ब्लेडर में स्टोन हो गया, इसको गॉल, किडनी में स्टोन हो गया, गॉल ब्लेडर में स्टोन हो गया, सुना है? सुना है ना ये चीज? यही चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। अब हम पढ़ रहे थे कि ये जो होता है ना, ये जो होता है लिवर के बारे में, सबसे पहले लिवर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि लिवर का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लिवर के लोब्स होते हैं 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिवर का लोब्स होता है 2। ये हमने पढ़ लिया, लिवर के लोब्स होते हैं 2, इसमें हमने कोई डाउट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है लिवर के बारे में, वो जानना जरूरी है। अब लिवर के जो होते हैं लोब्स कितने हैं? 2 लोब्स है, ये बात हम समझ गए, लिवर हैज 2 लोब्स, बिल्कुल। अब दूसरा जो चीज है, ये वाला पार्ट, यहां पर प्रेजेंट है एक सब्सटेंस जिसका नाम है गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर लिख लो, बना के लिख लो डायग्राम में। गॉल ब्लेडर क्या प्रेजेंट है? गॉल ब्लेडर। फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, फिर बना लेना। ये लिवर, ये लेफ्ट लोब, ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, ये राइट लोब। अब यहाँ पे एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे गॉल ब्लेडर। बताओ समझ में आया? आप लोग खुद से बनाओगे ना तो आपको सब याद हो जाएगा, खुद से बनाओगे तो याद हो जाएगा। बताओ समझे ये बात? ये बात समझे क्या? अब सुनो ध्यान से, लिवर है ना, ये लिवर, ये लिवर जो है, लिवर के अंदर कौन है? लिवर के सेल्स को क्या कहेंगे हम? लिवर के सेल्स को क्या कहेंगे बताओ? लिवर के सेल्स को हम क्या कहेंगे? लिवर सेल्स कहेंगे, हेपेटिक सेल्स कहेंगे ना। लिवर के सेल्स को हम हेपेटिक सेल्स कहेंगे। अब बॉडी में चलो कुछ भी जो चीज बनता है वो सेल ही बनाता है ना, बॉडी में जो बनाने का काम होता है वो सब सेल ही बनाता है, ठीक है? बिल्कुल। अब ये हेपेटिक सेल्स जो है लिवर के अंदर, ये बनाएगा बाइल। यानी इन शॉर्ट लिवर ने आपका बाइल बना दिया, इन शॉर्ट लिवर ने आपका बाइल बना दिया। बाइल का बनावट यानी बाइल का सीक्रीशन, सिंथेसाइज मतलब होता है बनाना। बाइल किस पार्ट ने बनाया? लिवर ने बनाया बाइल, हाँ या ना? लिवर ने बनाया बाइल, ओके। लेकिन लिवर को तो कंटिन्यूसली बहुत सारे काम होंगे ना, लिवर को तो बहुत सारे काम होंगे, लिवर को तो और भी काम है। वो बाइल सीक्रेट करके
तो अब उसको तो हर, अगर समझ लो मैं अपना एक चीज है, मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ अपना, ठीक है, अब मैंने, मेरा एक घर है, यहाँ पे मैंने मतलब बहुत सारा, मान लो प्रिंटिंग प्रेस खोल लिया, किताबों का मैं बहुत सारा, मैं खुद यहाँ पे बनाऊं भी और मैं रखूं भी बहुत सारा, मेरा घर छोटा है और मैं यहाँ पे बना के मैं रखूं भी, क्या ये पॉसिबल है? क्या मुझे कोई फैक्ट्री और दूसरा कारखाना खोल के रखना है ना अगल बगल में, जहाँ पे मेरा जो बनाया जिस जो चीज का मैंने, जो यूजफुल है हमारे लिए, जो हमारे लिए यूजफुल है, एक साधारण सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस खोला, मैंने बहुत सारा पेपर प्रिंट, बुक वगैरह प्रिंट मैंने कर लिया, अब मैं खुद ही बनाऊं और मैं खुद ही रखूं, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना? नहीं है पॉसिबल। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बगल में एक ऐसा घर लिया जिसको रेंट रेंट पे, तो ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिया, जिसको मैंने अपना जो चीज बनाया है, मैं बनाने का काम यहाँ पे करूंगा और रखने का काम वहां पे करूंगा। आई बात समझ में? हाँ कि ना? आई बात समझ में, हाँ कि ना? लिवर फेल के बारे में बताऊंगा बाद में, कमल में बताऊंगा, वो सब बात की बात है, मैं जब इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, 100% इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये बात समझे आप लोग? मैंने बनाया यहाँ पे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं यहीं पर रखूं, तो मैंने अपना पास वाला जो बगल वाला घर है इसमें मैंने रख लिया बनाने के। बहुत सिंपल था, अब तो मेरा दोनों काम सही हो रहा है, मैं यहाँ पे आराम से बना लेता हूँ, सिंथेसाइज कर लेता हूँ अपने सामान और मैं बगल में जाके रख लेता हूँ। तो लिवर के सबसे पास कौन सा मैंने बोला था, क्या है सबसे पास? अभी मैंने सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, क्या था वो? लिवर का सबसे पास क्या था? हाँ कि ना, जल्दी बोलो, क्या था सबसे पास? गॉल ब्लेडर। तो लिवर जो बनाएगा वो अपना सीक्रेशन कहाँ डालेगा? वो स्टोर करने के लिए कहाँ रखेगा? गॉल ब्लेडर में रखेगा। तो लिवर जो सीक्रेट करेगा वो स्टोर करने के लिए गॉल ब्लेडर में रखेगा। बताओ समझ में आया? अब ये कैसे रखेगा, ये मैकेनिज्म अब आप समझोगे, बताता हूँ कैसे, ध्यान दो, ये मैकेनिज्म कैसे होता है ये समझो ध्यान से। बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल। लिवर का ये मान लो लिवर है, अब लिवर ने सिंथेसाइज कर दिया और गॉल ब्लेडर में रखने के लिए रख दिया, ठीक है? गॉल ब्लेडर में रखने के लिए रख दिया। ये बात लग रहा है थोड़ा सिंपल? ये बात थोड़ा सिंपल लग रहा है आप लोग को? बताओ, गॉल ब्लेडर में रख दिया, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। इसके बाद होता क्या है? अब लिवर तो लेके जाएगा, कोई डक्ट के साथ लेके जाएगा ना, कोई डक्ट होगा ना, ये तो डक्ट ही है, जो पाइपलाइन की तरह काम कर रहा है, पाइपलाइन की तरह काम कर रहा है, ये तो डक्ट होगा, हाँ कि ना? डक्ट होगा ना? ओके, अब सुनो ध्यान से, अब आ रहा है इंपॉर्टेंट चीज। लिवर ने बना दिया, एक डक्ट आया, इस डक्ट को हम कहते हैं हेपाटिक डक्ट, इस डक्ट को हम कहते हैं हेपाटिक डक्ट। लिवर का डक्ट इज नोन एज हेपाटिक डक्ट। ये कहां पे लाके रख दिया? ये कहां पे लाके रख दिया, पहले ये बताइए, कहां पे? आप दो वर्ड बोल सकते हैं, आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, दो वर्ड बोलिए। लिवर ने अपना सीक्रेशन बाइल कहां पे स्टोर करने के लिए दिया? गॉल ब्लेडर में। थ्रू थ्रू विच डक्ट? थ्रू विच डक्ट? थ्रू विच डक्ट? हेपाटिक डक्ट, गॉल ब्लेडर। ये हो गया गॉल ब्लेडर। अब बाइल कहां पे आ गया? गॉल ब्लेडर। अब बाइल आ गया गॉल ब्लेडर में, ठीक है? मैं पहले ही देता हूं गॉल ब्लेडर का। हेपाटिक डक्ट से आया गॉल ब्लेडर में, गॉल ब्लेडर में आने के बाद, अब गॉल ब्लेडर में आने के बाद, गॉल ब्लेडर, जैसे लिवर का दूसरा नाम क्या मैंने बोला था, बताओ? लिवर का दूसरा नाम मैंने क्या बोला, जल्दी बताइए? लिवर का दूसरा नाम मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग के लेक्चर में? हिपैट। बहुत बढ़िया, हिपैट। अब सुनो, हिपैट मैंने बोला था लिवर का दूसरा नाम। अब देखो ध्यान से, गॉल ब्लेडर का दूसरा नाम है स्टिक। गॉल ब्लेडर का दूसरा नाम है सिस्टिक। गॉल ब्लेडर का भी स्पेलिंग लिख देता हूं। गॉल ब्लेडर का दूसरा नाम क्या है?
अगर आपसे कोई पूछेगा अल्टरनेट नेम ऑफ गॉल ब्लेडर, क्या आप बोल सकते हो? अगर आपको कोई पूछेगा अल्टरनेट नेम ऑफ गॉल ब्लेडर, क्या आप बता सकते हो आंसर? हाँ कि ना? बिल्कुल बता सकते हो, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, ये था बड़ा इजी था। वापस से लिखो, ठीक है। गॉल ब्लेडर का दूसरा नाम सिस्टिक होता है, ठीक है? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लिवर ने अपना सिक्रीशन ला दिया गॉल ब्लेडर में। लिवर ने अपना सिक्रीशन ला दिया गॉल ब्लेडर में। गॉल ब्लेडर अब क्या, गॉल ब्लेडर को भी कितने देर तक स्टोर कर पाएगा? उसकी भी तो कैपेसिटी खत्म होगी ना। तो गॉल ब्लेडर से बाइल, गॉल ब्लेडर का जो लिवर का डक्ट है, हेपेटिक डक्ट, और गॉल ब्लेडर का डक्ट है, दोनों जब मिलेंगे तब मैं कौन सा डक्ट बोलूंगा बताओ? दोनों डक्ट अगर मिले तब मैं कौन सा डक्ट बोलूंगा? रुको एक बार चेक करता हूँ कि आपको दिखता है कि नहीं स्क्रीन। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये आपको? ये है पिक्चर, देखो ध्यान से। ये आ रहा है हेपेटिक डक्ट, ये है हेपेटिक डक्ट, ये आया, और ये है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट एक जगह मिले और यही आपका कॉमन बाइल डक्ट। बताओ, फोटो दिखा अच्छे से? फोटो दिखा अच्छे से आप लोग को? दिखा अच्छे से? समझ में आया? फोटो से क्लिक हो रही है बात? वो फोटो से समझा आप लोग को? हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लेडर का सिस्टिक डक्ट दोनों जब आ रहे हैं साथ में, वो कौन सा बना रहे हैं डक्ट? कॉमन बाइल डक्ट। यानी अगर आपको पूछेगा कोई कि कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनता है, तो आप क्या वाला बताओगे? हेपेटिक डक्ट प्लस, एक और बताता हूँ, ठीक है, एक और बार दिखा देता हूँ। हाँ, गॉल और सिस्टिक सेम है, अल्टरनेट नेम है, बस अल्टरनेट नेम है। देखिए, दिख रहा है आपको अभी? राइट लोब, लेफ्ट लोब, इसमें सब क्लियर है। यहाँ पे गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर का जो डक्ट है वो है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? कॉमन बाइल डक्ट। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये लिवर का डायग्राम अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। हेपेटिक डक्ट वो आगे के बाद में पढ़ाऊंगा, अभी इसी से मैं बताता हूँ, सुनो। ये क्या है? हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट मत देखो। हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलके कौन सा डक्ट बना रहा है? दोनों मिलके कौन सा डक्ट बना रहा है? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। ये बात आप लोग को क्लियर हो गई? बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट एक पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल रहा है, ये दिख रहा है आपको? कॉमन बाइल डक्ट एक पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल रहा है, ये बात समझ में आई आप लोग को? हाँ कि ना? कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल रहा है, ये बात हम समझ गए, पैनक्रियाज का डक्ट। बताओ, सब दिख रहा था? अब बताओ, कॉमन बाइल डक्ट किससे बना? सिस्टिक डक्ट यानी गॉल ब्लेडर का डक्ट और हेपेटिक डक्ट से बना कॉमन बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों डक्ट को मिला के बना कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाज के डक्ट से मिल रहा है, तो हम कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? बताइए, क्लियर हुई बात? पूरा चीज क्लियर है? डायग्राम तो थोड़ा बहुत क्लियर हुई। अब सुनो ध्यान से, अब सुना ध्यान से। ये हम समझ गए कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है, यानी कि जो दोनों हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट को दोनों मिला के बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। अब इसके बाद पैनक्रियाटिक डक्ट आ रहा है। अब हम पैनक्रियाज के ऊपर डिस्कस करेंगे। पैनक्रियाज के ऊपर जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आपको लिवर के बारे में खत्म हो गया यहाँ। पैनक्रियाटिक डक्ट को पैनक्रियाज से पढ़ेंगे ना। क्या कॉमन बाइल डक्ट यानी लिवर तक आपको पूरा समझा? यहाँ तक पूरा समझा आपको? लिवर का काम क्या है? बाइल सीक्रेट करना। डाइजेशन में लिवर का काम क्या है? बाइल सीक्रेट करना। गॉल ब्लेडर का काम क्या है?
बाइल स्टोर करना। और बाइल का काम क्या है? फैट्स को डाइजेस्ट करना, डाइजेशन में हेल्प करना। लिवर का काम है बाइल बनाना, गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को स्टोर करना, और बाइल का काम क्या है? डाइजेशन में हेल्प करना। अरे इनडायरेक्टली क्या लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं ना? दोनों डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं ना? डाइजेशन है, कोई दिक्कत है? क्लियर भी बात? हाँ या ना? क्लियर भी बात? ये कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा। फिर रिपीट करो। लिवर का डक्ट और गॉल ब्लैडर का डक्ट दोनों मिला के बना रहे कॉमन बाइल डक्ट। लिवर का काम क्या है? बाइल को बनाना। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? बाइल को स्टोर करना। और बाइल का काम क्या है? डाइजेशन में हेल्प करना। एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको कभी भूलोगे नहीं आप। एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ ताकि आप कभी भूलो नहीं। देखो, हेपेटिक सेल्स क्या सीक्रेट कर रहे हैं? क्या बना रहे हैं? बाइल। ये बाइल कहाँ जा रहा है? गॉल ब्लैडर में। कौन से डक्ट के थ्रू? हेपेटिक डक्ट। कौन से डक्ट के थ्रू? हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर में गया। अब ये हेपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर का डक्ट, यानी इसका डक्ट और इसका डक्ट, ये दोनों मिलके कौन सा डक्ट बना रहा है? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। बताओ, समझ में आई ये बात? ये बात समझ में आई क्या आप लोग को? हाँ या ना? ये था इंपॉर्टेंट चीज। अगला चीज देखो, ये जो है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी पैनक्रियाज का डक्ट, ये दोनों आके पता है कहाँ खुल रहे हैं? ये दोनों आके पता है कहाँ खुल रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे बढ़ते जाएंगे ना धीरे। ये दोनों आगे कहाँ खुल रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट पे? पहला, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने टाइप्स हैं बताओ? 3 टाइप्स। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम पार्ट पे खुलेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल भी वापस। डियोडेनम पार्ट पे खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम पार्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमने पढ़ा ये कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है, पैनक्रियाटिक डक्ट आ रहा है, ये खुल रहा है, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, इस पार्ट का नाम है डियोडेनम। इस पार्ट का नाम है डियोडेनम। अगर किसी भी चीज का ओपनिंग होता है तो ओपनिंग से कोई तो रहता है ना, मैंने पहले भी बताया था। ओपनिंग यानी क्या? ओपनिंग यानी क्या? किसी भी चीज का ओपनिंग यानी कोई ओपन करने के लिए है। बिल्डिंग का ओपनिंग क्या है? गेट। तो डियोडेनम में पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट का दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कहाँ खुलेगा? इंटेस्टाइन में खुलेगा। और इस इंटेस्टाइन में खुलने के लिए यहाँ पे कोई ओपनिंग प्रेजेंट होगा, और इस ओपनिंग को जो गार्ड करता है उसको मैंने क्या बोला था? क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। और इस स्फिंक्टर का नाम क्या है? ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ODDI। बात आई समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? उधर से आया हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, उधर से आया पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिले बनाए हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर रिपीट करूं? ओके, रिपीट करता हूं, सुनो। यहां से कौन आ रहा है? कॉमन बाइल डक्ट आया, जो गॉल ब्लैडर। स्टार्टिंग से करते हैं, स्टार्टिंग से देखो। स्टार्टिंग से आपको मैं पूरा सा बताता हूँ, एकदम वर्चुअली समझो। मैं ड्राइंग कर दूंगा तो आपको नहीं समझेगा उतना, वर्चुअली एक्सप्लेनेशन दूंगा तो समझेगा। सबसे पहले हेपेटिक डक्ट आया, गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट आया। दोनों मिलके क्या बने? दोनों मिलके क्या बने? बताओ, बताओ क्या मिले? दोनों बन के क्या मिले? बताओ। मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। पहली बात, आज का मैंने इतना ही बता देता हूँ कि हमने हेपेटिक डक्ट लिया था यहाँ पे, और मैंने गॉल ब्लैडर का डक्ट लिया था। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पहले ये बताओ। कॉमन बाइल डक्ट।
ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल, ये पैनक्रियाज का डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिल जाएंगे तो हम इसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। आई बात समझ में? हाँ कि ना? हाँ कि ना बताओ। अब ये जो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। अब ये जो खुलेगा यहाँ पे कोई गार्ड करेगा, कोई गार्ड करेगा स्फिंक्टर, और स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। मैंने आपको इस, अब बताओ कि क्लियर हुई बात? हर एक चीज क्लियर हुई बात? हाँ या ना? अब सिर्फ पैंक्रियाज में पढ़ना बाकी है, लेकिन क्या पूरा ये अगर हम थोड़ा सा पहले पढ़ लें कुछ उसके बारे में। पैंक्रियाज पढ़ना बाकी है तो क्या पूरा ये अगर आप पैंक्रियाज के बारे में थोड़ा पहले पढ़ ले तो क्या पूरा ये है? आज का लेक्चर फिर रिपीट करूं मैं? चलो मैं फिर रिपीट कर देता हूं। रिपीट करने बोलोगे जितने बार मैं रिपीट कर दूंगा। हिपैटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, सॉरी सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर का डक्ट, ये दोनों बनाया कॉमन बाइल डक्ट। इधर से पैंक्रियाज आया और ये कॉमन बाइल डक्ट आया। पैंक्रियाज और कॉमन बाइल डक्ट का जो साथ में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट फिर यहाँ पे ये इंटेस्टाइन में खुलेगा, और ये जो इंटेस्टाइन में खुलेगा इसमें जो एक स्फिंक्टर जो गार्ड कर रहा है इसकी ओपनिंग को, इसे हम कहेंगे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। बताओ अब क्लियर है सारा चीज? बताओ अब क्लियर है सारा चीज? हाँ या ना? अब क्लियर है सारा चीज? हर एक चीज? डाउट है कहीं भी आज के लेक्चर में? किसी को भी डाउट है? किसी को भी आज के लेक्चर में? यहाँ तक ऑलमोस्ट मैंने सब चीज बताते जा रहा हूँ धीरे धीरे। हर एक चीज हम कितना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको ओपनिंग के जो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है ना, जो पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो मिला उसका जो बना वो पैनक्रियाटिक डक्ट बना, और ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बना, और ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट खुलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई भी चीज खुल रहा है तो उसको अंदर लेने के लिए वहां पे कोई गार्ड प्रेजेंट रहेगा, और उस गार्ड को हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। यानी डियोडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है वहां पे आने के लिए, उस डक्ट को आने के लिए एक ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा, एक गार्ड प्रेजेंट रहेगा, उसी गार्ड को हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। क्लियर हुई बात? हाँ कि ना? क्लियर हुई बात? आज के लेक्चर में डाउट है किसी को भी? बाइलरी ट्रैक्ट के बारे में, बाइलरी ट्रैक्टर में डिस्कस होने वाला है। बाइलरी ट्रैक्ट में तो डिस्कस होगा जब हम जॉन्डिस पढ़ेंगे ना, तब बाइलरी ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा। बिल्कुल ऑडी एंड पाइलोरिक इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। पाइलोरिक तो स्टमक का पार्ट है, वो स्टमक को खोल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट को खोल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दोनों अलग अलग चीज है ना। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? पता बताओ। बहुत स्लोली जा रहा हूँ, आप लोग बस पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। ध्यान रखो, मैं कुछ शीट्स भिजवा दूंगा आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पैनक्रियास के ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल। ऑल द बेस्ट।